ओमकार सोफे से उठ जाने लगता है, तभी आर्या उसका हाथ पकड़ लेती है। ओमकार उसे देखने लगता है, तो आर्या ओमकार से, ओमकार जी आप हमारी इतनी फिक्र क्यों करते हैं? आर्या का सवाल सुन ओमकार उसकी आंखों में देखने लगता है। फिर आर्या के पास बैठ उसकी आंखों में देख, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इतना बोल ओमकार अपने होठों को आर्या के होठों पर रख देता है। तभी उसे एक बार फिर से आर्या की आवाज सुनाई देती, जिसे वो होश में आता है और देखता है आर्या ने अभी उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो अपनी जगह पर खड़ है। तब उसे समझ आता है, ये जो उसने अभी महसूस किया वो सपना है। ओमकार को खुद पर हंसी आ जाती है। आर्या उसे ऐसे खुद में हंसते देख कंफ्यूज होके, क्या हुआ आप हंस क्यों रहे हैं? आर्या का सवाल सुन ओमकार उसके पास बैठ के, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। इतना बोल वो मुस्कुरा देता है। वही उसका जवाब आर्या को थोड़ा निराश कर जाता है, पर वो कुछ नहीं बोलती है। कुछ देर उन दोनों के बीच खामोशी रहती है। उसके बाद ओमकार, चले घर। आर्या बस अपना सिर हिला देती हैं। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। ओमकार आर्या का हाथ पकड़ कैबिन से बाहर निकलता है। उसका पूरा ऑफिस स्टाफ उन दोनों को ही देख रहा था। ओमकार और आर्या सबको इग्नोर कर ऑफिस से बाहर आके अपनी कार में बैठ जाते हैं। दोनों कार में बैठ घर जा रहे थे, तभी आर्या रास्ते में कुछ देखती है और ओमकार को कार रोकने बोलती है। ओमकार अपनी कार रोड के साइड रोक देता है। आर्या अपनी कार के विंडो का शीशा नीचे कर सामने कुछ देखती है। ओमकार भी उसकी नजरों का पीछा कर वही देखता है। जहां आर्या शॉक थी वही ओमकार भी हैरान था। कुछ देर बाद आर्या ओमकार को घर चलने बोलती है, पर अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन अजीब थे। ओमकार शांत ही था। कुछ देर में दोनों घर पहुंच जाते हैं। दोनों कार से उतर के अंदर जाने लगते हैं, तभी सामने से आती छबीली दिख जाती हैं। छबीली को देख आर्या ओमकार का हाथ पकड़ लेती है। ओमकार जो अपना मोबाइल देखते हुए जा रहा था, वो जब अपने हाथ पर आर्या की पकड़ महसूस करता है, तो आर्या की तरफ देखने लगता है। आर्या को सामने देखता हुए देख ओमकार भी वही देखने लगता है। जब वो अपने सामने छबीली को देखता है, तो उसका चेहरा कठोर हो जाता है। वही छबीली उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। आर्या और ओमकार उसे इग्नोर कर अपने कमरे में चले जाते हैं। और यहाँ छबीली अपने हाथ की मुट्ठियां बांध रह जाती हैं। ओमकार और आर्या जैसे कमरे में आते हैं। आर्या चेंज करने के लिए कबर्ड से अपने कपड़े लेके वॉशरूम में जाती हैं। वही ओमकार अपना कोट निकाल सोफे पर बैठ जाता है। 15 मिनट में आर्या चेंज करके बाहर आती है। ओमकार उसे देख, आर्या मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी बात सुन आर्या उसके पास आके बैठ जाती है। तो ओमकार बोलता है, तुम छबीली से दूर रहोगी और चाहे वो कुछ भी करे, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं उलझोगी। ओमकार की बात सुन आर्या कंफ्यूज होके, पर हम उसे ऐसे ही नहीं उलझते। ओमकार, हाँ देखा है मैंने, तो प्लीज अगली बार उसे मत उलझना। ओमकार की बात सुन आर्या को अच्छा नहीं लगता है। उसे लगता है कि ओमकार बोल रहा है कि आर्या ही छबीली से उलझती है। वही ओमकार आर्या को सिर्फ छबीली से दूर रखना चाहता है, पर आर्या ये गलत वे में ले लेती है। ओमकार की सारी बातें सुनने के बाद आर्या गुस्से से मुंह फूला कमरे से बाहर चली जाती है। उसे ऐसे जाते देख तक इसे क्या हुआ। फिर वो अपने कंधे उचका चेंज करने चला जाता है। रात का वक्त। सब साथ में डिनर करने बैठे हुए थे। जहां सब खाना खा रहे थे, वही ओमकार बस आर्या की हरकतों को नोटिस कर रहा था। आर्या को देख लग रहा था जैसे वो गुस्सा है। वही छबीली भी जे नोटिस कर रही थी। सब डिनर करने के बाद अपने अपने कमरे में जाते हैं। आर्या भी सब काम करके अपने कमरे में आती है। आर्या जैसे ही कमरे में आती है, एक नज़र पूरे कमरे पर घुमाती है, पर उसे ओमकार कहीं नहीं दिखता है। आर्या स्टडी रूम में होगा सोच के कमरे से बाहर आती है। वो स्टडी रूम के तरफ चलने लगती है, तभी वो अपने सामने कुछ देख रुक जाती हैं। उसके ठीक सामने छबीली स्टडी रूम के दरवाजे पर खड़े किसी से हंस हंस के बात कर रही थी। आर्या को लगत है वो ओमकार से ही बात कर रही है,
इसलिए गुस्सा होके वहां से पैर पटक वापस अपने कमरे में चली जाती हैं। वही उसके जाते ही छबीली एक कुटिल मुस्कान देके वहां से अपने कमरे के तरफ बढ़ जाती हैं। और वही हमारे ओमकार बाबू पीयूष के साथ टेरेस पर थे। पीयूष और ओमकार टेरेस पर खड़े होके बात कर रहे थे, जहां ओमकार उसे छबीली के बारे में सब बता रहा था। सब सुने के बाद पीयूष, इस जमाने में भी ये सब चीजें होती है। ओमकार सामने देखते हुए, मैं नहीं जानता पर बस मुझे उसे आर्या से दूर करना है, इसलिए उसका घर से जाना जरूरी है। ओमकार की बात सुन पीयूष, भाई एक बात पूछूं? पीयूष के सवाल पर ओमकार बस हम बोलता है। तो पीयूष उसे सवाल करता है, क्या अपने आर्या को बताया कि आप उसे कितना प्यार करते हो? पीयूष का सवाल सुन ओमकार उसे देखने लगता है। तो पीयूष आगे बोलता है, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मुझे पता है और आपकी आंखों में साफ दिखता है कि आप आर्या से कितना प्यार करते हैं। उसकी बात सुन ओमकार कुछ नहीं बोलता तो पीयूष उसके कंधे पर हाथ रख बोलता है, आप ये बात आर्या को जितने जल्दी बता दो उतना अच्छा है। वैसे भी पायल ने मुझे बताया है कि आर्या फालतू की चीजें बहुत सोचती है। उसकी बात पर ओमकार हल्का सा मुस्कुरा देता है। फिर घर में टाइम देख पीयूष के साथ नीचे आ जाता है। ओमकार जैसे ही अपने कमरे में आता है, उसे अजीब लगता है। कमरे में एक अजीब तरीके की शांति पसरी हुई थी। ओमकार आगे बढ़ता है, तभी उसके पैर के नीचे एक पिलो आ जाता है। ओमकार ध्यान से पूरा कमरा देखता है तो सारे पिलो नीचे गिरे हुए थे। ओमकार देखता है तो आर्या बेड पर भी नहीं थी। ओमकार आगे बढ़ता है, तभी वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और आर्या बाहर आती है। आर्या ने इस वक्त टी शर्ट और पायजामा पहना हुआ था। ओमकार उसे देखता है, तभी आर्या भी उसे देखने लगती हैं। आर्या की लाल आंखें देख ओमकार हैरान हो जाता है। वही आर्या ओमकार को इग्नोर कर बेड पर जाके अपना पिलो लेके सोफे पर आके लेट जाती हैं। ओमकार हैरानी से उसे देखता है। ओमकार जल्दी से पानी लेके आता है और उसे पिलाने लगता है पर आर्या हिचकी लेते हुए, हमें नहीं पीना, आपने हमें डांटा, हमें अपने पापा के पास जाना है। ये सब बोल वो फिर से रोने लगती हैं। वही उसकी बातें सुन ओमकार हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर तभी उसे समझ आता है, क्योंकि आर्या को उसके घर पर शायद ही किसी ने डांटा हो और ओमकार ने तो उसे इतने बुरी तरीके से डांट दिया। ओमकार आर्या को देखता है, जो अभी सुबक रही थी और उसकी आंखें सूजन के साथ लाल हो गई थी। आर्या को इस हालत में देख ओमकार को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ओमकार आर्या के आंसू साफ कर बड़े प्यार से, आर्या बताओ क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रही हो? आर्या रोते हुए, हम आपको क्यों बताएं, आप हमसे प्यार थोड़े करते हैं, हमें पापा के पास जा। आर्या बोल नहीं पा रही थी, रोने के वजह से उसका गला सूख गया था। ओमकार उसे पानी पिलाता है। पानी पीने के बाद आर्या फिर से रोते हुए, हमें पापा के पास जाना है। ओमकार उसके आंसू साफ कर बिना कुछ बोले उसे अपने सीने से लगा लेता है। आर्या पहले ओमकार से छूटने की कोशिश करती है, पर ओमकार उसे और मजबूती से पकड़ लेता है। तो आर्या खुद को उसके बाहों में ढीला छोड़ सुबकने लगती है। ओमकार प्यार से उसके सिर को सहला उसे शांत करने लगता है। कुछ देर बाद आर्या एकदम चुप हो जाती है। ओमकार अपना सिर झुका आर्या को देखता है तो वो रोते रोते उसकी बाहों में सो गई थी। ओमकार आर्या को उठा के बेड पर अच्छे से लेटा देता है। फिर उसके लाल हुए चेहरे को देखता है और उठ के वॉशरूम में जाता है। ओमकार वॉशरूम से एक गिला टॉवेल लागे आर्या के चेहरे को साफ करता है। फिर लाइट ऑफ कर उसे अपनी बाहों में लेके लेट जाता है। ओमकार डिम लाइट में आर्या का चेहरा देख रहा था, जो रोने के वजह से मुरझा गया था। ओमकार सोचने लगता है, दोनों घर आए थे तब तक सब ठीक था, फिर अचानक आर्या को क्या हुआ और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है और इतना रोना क्यों? तभी अचानक उसे आर्या की रोते हुए बोली बात याद आ जाती है, हम आपको क्यों बताएं, आप हमसे प्यार थोड़े करते हैं। आर्या की कही हुई बात याद आते ही ओमकार सोचते हुए, आर्या से किसने कहा कि मैं उसे प्यार नहीं करता? कहीं घर में किसी ने
तभी उसके दिमाग में किसी का ख्याल आता है और वो गुस्से से दांत भिजते हुए छबीली। ओमकार डिम लाइट में आर्या का चेहरा देख रहा था, जो रोने के वजह से मुरझा गया था। ओमकार सोचने लगता है, दोनों घर आए थे तब तक सब ठीक था, फिर अचानक आर्या को क्या हुआ और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है और इतना रोना क्यों। तभी अचानक उसे आर्या की रोते हुए बोली बात याद आ जाती है, हम आपको क्यों बताएं, आप हमसे प्यार थोड़े करते हैं। आर्या की कही हुई बात याद आते ही ओमकार सोचते हुए, आर्या से किसने कहा कि मैं उसे प्यार नहीं करता, कहीं घर में किसी ने। तभी उसके दिमाग में किसी का ख्याल आता है और वो गुस्से से दांत भिजते हुए छबीली। ओमकार आर्या को देखता और मन में, पागल लड़की तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रही है वो, और तुम उसकी बातें सुन इतना परेशान हो गई। क्या हालत कर ली तुमने, बस अब बहुत हुआ, उसका कुछ करना पड़ेगा। यही सोचते हुए ओमकार आर्या के माथे को चूम उसे अपने और करीब कर सो जाता है। अगली सुबह ओमकार की नींद खुलती है तो उसकी नज़र सबसे पहले अपनी बाहों में सो रही आर्या पर जाती है। आर्या को देख ओमकार मुस्कुरा देता है, फिर उसके माथे को चूम के उठ के वॉशरूम में चला जाता है। ओमकार के जाने के कुछ देर बाद आर्या की नींद खुलती है तो उसके सिर में बहुत दर्द हो रहा था। आर्या उठ के अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है, फिर यहाँ वहाँ देख बेड से उतर वॉशरूम में जाती है। आर्या बेसिन के पास आके अपने चेहरे पर पानी मारती है और सामने मिरर में देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। वही ओमकार जो शॉवर ले रहा था वो भी पलट के पीछे देखता है तो अपने सामने आर्या को देख उसकी भी चीख निकल जाती है। ओमकार जल्दी से टॉवल लेके खुद के कमर पर लपेटता है। वही आर्या जल्दी से अपनी आंखों पर हाथ रख दरवाजे के तरफ बढ़ जाती है, पर आंखों पर फर्श गीली होने के वजह से वो फिसल के गिरने वाली होती है तो ओमकार उसे पकड़ता है, पर फर्श गीला होने के वजह से वो भी बैलेंस नहीं कर पाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब ऐसा था कि आर्या नीचे और ओमकार उसके ऊपर था। ओमकार का बदन भीगा हुआ था और उसके गिले बालों से पानी टपक के आर्या के माथे पर गिर रहा था। आर्या ने अपनी आंखें कसकर मिच रखी थी। वही एक दूसरे के इतने करीब होने से दोनों के दिल की धड़कन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। आर्या अपने धड़कनों को काबू करने के लिए जोर जोर से सांसें ले रही थी, जिस वजह से उसकी छाती ओमकार के खुले सीने से टकरा रही थी। ओमकार से आती भीनी भीनी खुशबू आर्या को मदहोश कर रही थी तो आर्या का लाल होता चेहरा और उसके सीने की मूवमेंट ओमकार को बहका रही थी। अचानक ओमकार की नज़र आर्या के लाल कांपते होठों पर जाती है। उसे देख ओमकार धीरे अपना काबू खोने लगा था। ओमकार धीरे धीरे आर्या के चेहरे पर झुकने लगता है। आर्या जिसकी आंखें बंद थी उसे ओमकार की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसके दिल की धड़कन और जोर से धड़कने लगा। ओमकार झुके अपने होंठ आर्या के कांपते होठों पर रख देता है। ओमकार के ऐसा करते ही आर्या की सांसें जैसे थम जाती हैं। वही ओमकार अपनी आंखें बंद कर लेता है और बड़ी शिद्दत से आर्या के होठों को चूम रहा था। किस करते हुए ओमकार अपना एक हाथ आर्या के सिर के नीचे कर दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ता है और आर्या को किस करते हुए ही अपने ऊपर कर लेता है, क्योंकि वो पूरा आर्या के ऊपर लीन था और आर्या उसका वजह बर्दाश्त नहीं कर पाती। ओमकार आर्या को अपने ऊपर कर उसे बहुत पैशनेटली किस कर रहा था। वही अब आर्या भी उसका साथ देने लगी थी। लगभग 20 मिनट बाद आर्या की सांसें उखड़ने लगती हैं, जिसे महसूस कर ओमकार आर्या के होठों को अपने होठों से आज़ाद करता है। पर अभी दोनों के होठों में ज्यादा फासला नहीं था। दोनों के होंठ अभी करीब थे और दोनों गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। आर्या की आंखें अभी बंद थी। ओमकार उसके सिर को पकड़ अपने सीने से लगा देता है। आर्या भी ओमकार के सीने पर हाथ रख देती है। ओमकार आर्या को ऐसे ही सीने से लगा उसकी कमर को सहला रहा था। दोनों के बीच अभी जो खूबसूरत पल हुआ था, उस खूबसूरत पल के एहसास को दोनों अपने दिल में संजो रहे थे। ओमकार अपनी आंखें खोल आर्या को पुकारता है, आर्या। ओमकार की आवाज सुन आर्या बिना अपनी आंखें खोल और बिना अपना सिर उठाए बस में जवाब देती है।
ओमकार समझ जाता है कि वो शर्मा रही हैं। ओमकार स्माइल के साथ, क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहती हो? ओमकार की बात सुन आर्या झट से अपनी आंखें खोल देती हैं और जल्दी से ओमकार के ऊपर से उठने लगती है। पर ओमकार ने उसे कमर से पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो उठ नहीं पा रही थी। ओमकार उसे अपने करीब कर, मेरा हो गया है, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम नहा लो। इतना बोल वो आर्या की कमर छोड़ देता है, तो आर्या जल्दी से उसके ऊपर से उठ जाती है। ओमकार भी उठ के वॉशरूम से बाहर चला जाता है। ओमकार के जाने के बाद आर्या अपने आप को आईने में देखती है और उसकी नज़र अपने लाल हुए होठों पर जाती है। वो अपने हाथों से अपने होठों को छूती है और उसे फिर से वो खूबसूरत पल याद आ जाता है, जिसे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। फिर वो मुस्कुराते हुए नहाने जाती है। आर्या नहा के वॉशरूम में कब से परेशान खड़ी थी। क्यों उसने नहीं अपने कपड़े लाए थे और नहीं टॉवल। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आर्या वॉशरूम के डोर थोड़ा सा खोल कमरे में देखती है, फिर धीरे से आवाज देती है, सुनिए। जब कोई जवाब नहीं आता है तो आर्या एक बार फिर से बोलती है, सुनिए। आर्या अभी इतना बोली ही थी कि ओमकार उसके सामने टॉवल बढ़ा देता है। आर्या कभी टॉवल को तो कभी ओमकार को देखती है। ओमकार, मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम जल्दी तैयार हो के नीचे आ जाओ। ओमकार की बात सुन आर्या जल्दी से टॉवल लेके दरवाजा बंद कर देती है। ओमकार मुस्कुरा के नीचे चला जाता है और आर्या कुछ देर बाद कमरे में आके तैयार होके नीचे आती है। कुछ देर में सब नाश्ता करने बैठे थे, तभी डोर बेल बजती है। एक सर्वेंट जल्दी से जाके डोर खोलता है। कुछ ही पल में सर्वेंट अपने साथ किसी को लेके अंदर आता है और उसे देख आर्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। सब नाश्ता करने बैठे थे, तभी डोर बेल बजती है। एक सर्वेंट जल्दी से जाके डोर खोलता है। कुछ ही पल में सर्वेंट अपने साथ किसी को लेके अंदर आता है और उसे देख आर्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और बाकी सब हैरानी से उस इंसान को देखने लगते हैं। पर इससे पहले कोई कुछ बोलता आर्या अपने जगह से उठ के भागते हुए उसके गले लग बोलती है, पापा। बाकी सब भी प्रकाश जी को देख खड़े हो जाता है। सब देखते हैं, प्रकाश जी के पीछे आरती जी और प्रणय भी था। पायल भी उसके पास चली जाती है। प्रकाश जी आर्या के सिर को सहलाते हुए, आर्या आप ठीक है ना? प्रकाश जी की आवाज में आर्या के लिए फिक्र साफ दिख रही थी। आर्या उनसे अलग होके अपना सिर हिला देती है, पर इस वक्त उसी आंखें नम थी। जिसे देख प्रकाश जी परेशान होके, आर्या आप रो क्यों रही हैं? आर्या रोते हुए, पापा हमन आपको बहुत मिस किया। इतना बोल वो फिर से उनके गले लग जाती हैं। वही बाकी सब मुस्कुरा देते हैं। बस ओमकार के चेहरे के एक्सप्रेशन सही नहीं थे। आर्या प्रकाश जी से अलग होती है और आरती जी और प्रणय से मिलती है। पायल भी सबसे मिलती है। ओमकार और पीयूष आगे बढ़ आरती जी और प्रकाश जी के पैर छूटे हैं और प्रणय से गले लगते हैं। कुछ देर बाद सब हॉल में बैठे हुए थे। सिर्फ आर्या और पायल खड़ी थी। वही ओमकार का चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। प्रकाश जी, माफ कीजिएगा, हम बिना कोई खबर दिए आ गए। दरअसल कल रात को हमें आर्या का कॉल आया था और वो कॉल पर बहुत रो रही थी, तो बस हम थोड़ा परेशान हो गए। उनकी बात सुन सब आर्या को देखने लगते हैं। ओमकार भी और आर्या अपना सिर झुका पायल के पीछे छिपने लगती हैं। ओमकार मन में, मेरे कमरे में आने से पहले अपने पापा को खबर भी कर दी थी, पता नहीं और क्या क्या कहा होगा। ओमकार यही सब सोच रहा था। तभी उसका ध्यान लक्ष्मी जी के बातों से टूटता है, जो आर्या से सवाल करती है, क्या हुआ आर्या? लक्ष्मी जी का सवाल सुन आर्या नजरें उठा पहले ओमकार को देखती है, फिर नजरें झुका बोलती है, वो हमें पापा की याद आ रही थी, इसलिए। इतना बोल वो चूम हो जाती हैं। पर लक्ष्मी जी उसे देखती है, फिर ओमकार को जो आर्या को ही देख रहा था। वो समझ जाती हैं कि दोनों के बीच कुछ हुआ है। तभी अब तक चुप बैठी बुआ दादी ताना मारते हुए बोलती है, बेटी ने आपको फोन किया और आप सुबह आ भी गए।
उनकी बात सुन प्रकाश जी, अब बाप हूँ बेटी की फिक्र तो होगी ही ना। उनकी बात सुन बुआ दादी मुंह बना लेती है। लक्ष्मी जी कुछ सोचकर, आर्या अगर अपने पापा की इतनी याद आ रही है तो तुम कुछ दिन उनके साथ रहने चली जाओ। लक्ष्मी जी की बात सुन ओमकार और आर्या हैरान होके उन्हें देखने लगते हैं। तभी साधना जी भी मुस्कुरा के, हाँ वैसे भी तुम और पायल विदाई के बाद मायके गई नहीं हो तो एक काम करो पायल, तुम भी आर्या के साथ कुछ दिन के लिए चली जाओ। साधना जी की बात सुन पायल पीयूष को देखने लगती हैं, जो उसे देख ना जाने का इशारा कर रहा था। वही आर्या के जाने की खबर सुन छबीली के चेहरे पर चमक आ जाती है। सबकी नजर आर्या और पायल पर जाती है, उनका फैसला जाने के लिए। वही आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर छबीली पर जाती है और वो मन में, अगर हम चले गए तो ये चुड़ैल ओमकार जी को अपने तरफ करने की कोशिश करेगी। वो मना करने ही वाली थी कि तभी आरती जी बोलती है, हाँ ये सही रहेगा, कुछ दिन तुम दोनों वहां रहोगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। आरती जी बात पर अब पायल और आर्या दोनों बोलती भी क्या। सबके बहुत बोलने पर वो दोनों मान जाती हैं और उनके हाँ बोलते ही ओमकार और पीयूष के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। कुछ देर बाद आर्या और पायल तैयार होने कमरे में जाती हैं। ओमकार आर्या को जाने से रोकना चाहता था, पर वो सबके बीच में उठ के जा भी नहीं सकता था। तभी उसका मोबाइल बजता है। ओमकार जल्दी से अपना मोबाइल निकाल उठ के दूर जाके बात करने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद ओमकार कॉल कट कर सबकी नजरों से बचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ जाता है। ओमकार कमरे के दरवाजे पर आके नॉक करता है। आर्या जो तैयार हो रही थी, दरवाजा के नॉक की आवाज सुन आर्या जाके दरवाजा खोल देती है। दरवाजा खुलते ही ओमकार जल्दी से अंदर आके दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है। आर्या उसे देख थोड़ा चौंक जाती है। ओमकार आर्या को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है। आर्या ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, साथ में आंखों में काजल, होठों पर रेड लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, बीच मांग कर खुले रखे बाल और उसी मांग में सिंदूर। ओमकार कुछ देर बाद होश में आके आर्या के पास आके, तुम सच में जा रही हो? उसका सवाल सुन आर्या, वो हमने मना करने की कोशिश की थी। ओमकार गहरी सांस लेके, तुमने कल रात को अपने पापा को फोन भी कर दिया था। उसकी बात सुन आर्या को कल रात की बात याद आ जाती है तो गुस्से से ओमकार को घूरते हुए, वैसे भी आपको मेरी क्या जरूरत है? आपके पास वो चुड़ैल है ना? आर्या की बात सुन ओमकार हैरानी से, कौन है मेरे पास? आर्या उसे घूरते हुए, आप ज्यादा बनिए मत, कल रात हमन खुद देखा आप हंस हंस के उसे बातें कर रहे थे। ये सब बोलते हुए आर्या की आंखें एक बार फिर से भर आती हैं। ओमकार आर्या के चेहरे को थाम, आर्या मेरा यकीन करो मैं कल रात छत पर था, वो भी पीयूष के साथ। ओमकार की बात सुन आर्या उसकी आंखों में देखने लग जाती है। उसे ओमकार की आंखों में सच्चाई नजर आती है, पर तभी उसे छबीली की बात याद आती है। फ्लैशबैक। रात को आर्या छबीली और ओमकार को बातें करता देख वापस अपने कमरे में आ गई थी, पर उसे कुछ शक हुआ तो वापस आने जाने लगी। तभी उसे फिर से रास्ते में छबीली मिलती है। छबीली आर्या को देख डेविल स्माइल के साथ, कहाँ जा रही हो आर्या? ओमकार जी को देखने। आर्या कुछ नहीं बोलती है, वो बस छबीली को घूरने लगती है। तो छबीली मुस्कुरा के, मुझे पता चला कि तुम्हारी और ओमकार जी की शादी किन हालात में हुई है। इतना बोल वो आर्या को देखने लगती है, जो हैरानी से उसे देख रही थी। छबीली अपनी बात आगे बढ़ा के, वैसे मुझे लगा ही था कि ओमकार जी ने तुमसे कुछ मजबूरी में शादी की है, तभी तो वो तुमसे दूर रहते हैं। छबीली की बात सुन आर्या गुस्से से, अगर तुम्हें पता नहीं है तो बता दूं, ओमकार जी और मैं एक दूसरे के करीब है। आर्या की बात सुन छबीली हंसने लगती है और बोलती है, सच में आर्या ऐसा है तो बताओ ओमकार जी ने तुम्हें छुआ है कभी? छबीली की बात सुन आर्या को झटका लग जाता है। आर्या को ओमकार के बीच की बात उसे कैसे पता? छबीली उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख समझ जाती है और मुस्कुरा के, यही सोच रही हो कि मुझे कैसे पता चला? मुझे तो ओमकार जी नहीं बताया है।
और तुम ही सोचो, ओमकार जी ने तुमसे शादी सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए की थी, वो तुमसे प्यार नहीं करते। आर्या गुस्से से, तुम्हें ऐसा लगता है? छबीली, अच्छा तो बताओ कितनी बार ओमकार जी ने तुमसे कहा है कि वो तुमसे प्यार करते हैं? छबीली के सवाल पर आर्या के पास कोई जवाब नहीं था। वही छबीली आगे बोलती है, आर्या मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, ओमकार जी तुमसे प्यार नहीं करते, वो बस इस रिश्ते को अपने परिवार के लिए निभा रहे हैं। तुमने देखा नहीं होगा पर वो तुम्हारे साथ होके भी कभी नहीं मुस्कुराते हैं। और बिना प्यार की कैसी शादी आर्या? तुम भी ओमकार जी से प्यार नहीं करती हो। तुम दोनों के रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। वो तुम्हें बस मजबूरी के वजह से झेल रहे हैं। इसलिए तो उन्होंने आज तक तुम्हें बताया भी नहीं कि वो तुमसे प्यार करते भी है या नहीं। उन्होंने तुम दोनों के रिश्ते को आगे भी नहीं बढ़ाया है। छबीली बस बोले जा रही थी। वही उसकी सारी बातें सुन अब आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। वो वहां से भागते हुए अपने कमरे में जाती हैं और दरवाजा बंद कर रोने लगती हैं। वही उसे जाते देख छबीली तिरछा मुस्कुरा के, मेरी विद्या काम आ गई, इतना बोल वो भी वहां से चली जाती हैं। फ्लैशबैक एंड। सब याद कर आर्या रोते हुए, तो आप नहीं चाहते कि हम जाएं? ओमकार उसके आंसू पोंछ, नहीं आर्या, उसकी बात सुन आर्या, तो बस एक बात बता दीजिए ओमकार जी, क्या आप हमसे प्यार करते हैं? आर्या का सवाल सुन ओमकार थोड़ा हैरान हो जाता है। ओमकार, आर्या तुम? आर्या उसकी बात बीच में काट के, आप बस इतना बता दीजिए, क्या आप हमसे प्यार करते हैं या ये शादी आप सिर्फ मजबूरी में निभा रहे हैं? ओमकार आर्या का सवाल सुन हैरान था। ओमकार, आर्या हुआ क्या है? कल से तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? आर्या कुछ नहीं बोलती है, वो बस ओमकार को देखती है। ओमकार को सवाल का जवाब ना देता देख आर्या को लगता है वो बात घुमा रहा है। कोई कुछ बोलता उसे पहले कोई दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा खटखटाने की आवाज सुन आर्या जल्दी से अपने आंसू साफ करती है और आईने के पास चली जाती है। ओमकार दरवाजा खोलता है तो सामने पायल खड़ी थी। पायल, आर्या अगर तैयार हो तो चले। उसकी बात सुन आर्या, बस दी 2 मिनट, बोल आर्या अपना हुलिया जो रोने के वजह से बिगड़ गया है वो ठीक करने लगती हैं। फिर पायल के पास आके, हम तैयार है। पायल ओमकार को देखती है जो आर्या को ही देख रहा था और फिर आर्या को अपने साथ लेके चली जाती है। उसके जाते ही ओमकार गहरी सांसें लेके बेड पर बैठ जाता है। ओमकार अपना सिर पकड़कर, ये सब हो क्या रहा है? आर्या सबके पास आ जाती है। ओमकार भी कुछ देर बाद नीचे आ जाता है। पायल और आर्या अपने घर वालों के साथ उनके कार में बैठती है। आर्या कार में बैठकर भी ओमकार को देखती है। ओमकार भी उसे ही देख रहा था। वो रोकना चाहता था और नहीं रोक पाया और आर्या की कार वहां से चली गई। ओमकार उसे तब तक देखता रहा जब तक दिखना बंद नहीं हुई। उनके जाने के बाद पीयूष और ओमकार भी ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आर्या कार में बैठे हुए बस अपने और ओमकार के बारे में सोच रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे ओमकार पर भरोसा नहीं है, पर प्यार में दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, इसलिए छोटी सी बात पर भी झगड़ा हो जाता है। आर्या को पता है कि ओमकार उसे प्यार करता है। वो शादी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने दिल से निभा रहा है। आर्या बस ओमकार के मुंह से अपने लिए प्यार का इजहार सुना चाहती थी। आर्या कार में बैठे हुए बस अपने और ओमकार के बारे में सोच रही थी। ऐसा नहीं था कि उसे ओमकार पर भरोसा नहीं है, पर प्यार में दिमाग काम करना ही बंद कर देता है, इसलिए छोटी सी बात पर भी झगड़ा हो जाता है। आर्या को पता है कि ओमकार उसे प्यार करता है। वो शादी मजबूरी में नहीं बल्कि अपने दिल से निभा रहा है। आर्या बस ओमकार के मुंह से अपने लिए प्यार का इजहार सुना चाहती थी। ओमकार का ऑफिस। ओमकार अपने कैबिन में चेयर पर अपना सिर लगा आंखें बंद कर बैठा हुआ था। तभी कोई उसके कैबिन में बिना नॉक किए घुस आता है। ओमकार अपनी आंखें नहीं खोलता है क्योंकि उसे पता था कि कौन आया है। वही पीयूष जो अभी अंदर आया है। वो आके ओमकार के सामने वाले चेयर पर बैठ जाता है। पीयूष कुछ देर ओमकार को घूरता है
पर जब ओमकार कुछ नहीं बोलता है और ना ही आंखें खोलता है तो पीयूष चिढ़के भय ओमकार अपनी आंखें खोल उसे देखने लगता है। तो पीयूष बोलता है, भाई आपके और आर्या के बीच क्या हुआ है? पीयूष का सवाल सुन ओमकार अपनी दोनों भौहें जोड़ उसे देखने लगता है, जैसे पूछ रहा हो कहना क्या चाहते हो डॉट। पीयूष उसका सवाल समझकर भाई आपके और आर्या के बीच कुछ हुआ है, तभी वो मायके गई है। अरे वो तो गई पर अपने साथ मेरी पायल को भी लेके गई, आपको उसे मनाना चाहिए था। पीयूष की पूरी बात सुनने के बाद ओमकार रुड़ली भाभी। ओमकार की बात सुन पीयूष कंफ्यूज होके उसे देखने लगत है। तो ओमकार फिर से बोलता है, आर्या मेरी पत्नी और तुम्हारी भाभी है। ओमकार की बात सुन पीयूष गहरी सांस लेके, हाँ भाभी, मेरी भाभी को मनाया क्यों नहीं आपने? ओमकार, मुझे मौका नहीं मिला। पीयूष, भाई मौका मिलता नहीं है, निकालना पड़ता है। अब जल्दी मनाए नहीं तो वो जल्दी आएगी नहीं और उनके वजह से पायल भी नहीं आ पाएगी और आप जानते हो मैं पायल के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। इतना बोल वो मुंह लटका लेता है। वही पीयूष की बातें सुन ओमकार के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और आंखों में चमक आ जाती है। दूसरी तरफ आर्या और पायल अपने घर पहुंच जाते हैं। दोनों अंदर जाके फ्रेश होके नीचे आके सबके साथ बैठ जाते हैं। तभी प्रणय बोलता है, मैं तो चला ऑफिस, मेरी एक इम्पोर्टेड मीटिंग है। उसकी बात पर आर्या उसे घूरने लगती हैं। तभी आरती जी प्रकाश जी से बोलती है, आपको नहीं जाना है ऑफिस? प्रकाश जी, अरे हमारी बेटियां शादी के बाद पहली बार घर आई है, हमें उनके साथ वक्त बिताना है और आप हमें ऑफिस भेज रही है। ये सब वो नौटंकी करते हुए बोलते हैं। उन्हें देख सब हंसने लग जाते हैं। और पायल बोलती है, पापा हम खुद भाई के साथ ऑफिस जा रहे हैं, जो मीटिंग है उसमें हमारा भी रहना जरूरी है। पायल की बात सुन प्रकाश जी, कोई बात नहीं, हमारी आर्या तो है। उनकी बात सुन आर्या हल्के से मुस्कुरा देती हैं। बाकी सब ध्यान से आर्या को देखते हैं, वो अलग लग रही थी। अब वो ज्यादा बात भी नहीं कर रही हैं और मस्ती भी नहीं कर रही है। आर्या सबको अपने तरफ देखता हुआ पाकर बोलती है, हम थक गए हैं, कुछ देर आराम कर ले। उसके बाद पर प्रकाश जी मुस्कुरा के उसे कमरे में भेज देते हैं और पायल को देखने लगते हैं। तो पायल अपने कंधे उचका देती हैं। कुछ ही देर में प्रणय और पायल ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अब आरती जी और प्रकाश जी आर्या से बात करने का सोच उसके कमरे के तरफ बढ़ जाते हैं। प्रकाश जी और आरती जी जब आर्या के कमरे में आते हैं तो वो देखते हैं आर्या गुमसुम बेड पर बैठी हुई है। दोनों एक दूसरे को देख आगे बढ़ जाते हैं। प्रकाश जी आर्या के पास आके उसके सिर पर प्यार से हाथ रख उसका नाम लेते हैं, आर्या। आर्या उन्हें देखने लगती है और अच्छे से बैठ जाती है। प्रकाश जी उसके पास बैठ मुस्कुरा के, आर्या कुछ हुआ है क्या? प्रकाश जी का सवाल सुन आर्या, नहीं पापा सब ठीक है। उसका जवाब सुन प्रकाश जी मुस्कुरा के, बेटी बड़ी हो गई है। आर्या को कुछ समझ नहीं आता है, वो कंफ्यूज होके उन्हें देखने लगती हैं। तभी आरती जी आर्या के पास बैठ के, बेटा आपके ससुराल में सब ठीक है ना? वो सब तेरा ख्याल रखते हैं ना? उनके सवाल पर आर्या मुस्कुरा के, सब बहुत अच्छे हैं माँ और सब हमारा ख्याल भी रखते हैं। उसके इतना बोलते ही प्रकाश जी बोलते हैं, और ओमकार वो कैसा है तुम्हारे साथ? प्रकाश जी के सवाल पर आर्या उन्हें देखने लगती हैं। फिर उसे ओमकार के और अपने कुछ पल याद आते हैं। जब एक्सीडेंट होते होते बचा था तब ओमकार उसे लेके कितना घबरा गया था। कॉलेज में सबके सामने उसे अपनी पत्नी का दर्जा देकर सबकी बोलती बंद कर दी थी और जब उस पर चाय गिरी थी तब ओमकार ने उसकी कितनी केयर की थी। सब याद करते हुए आर्या के चेहरे स्माइल आ जाती है और वो बोलती है, वो तो बहुत अच्छे हैं, वो हमारी बहुते फिक्र करते हैं। आर्या की बात और चेहरे पर आए एक्सप्रेशन देख आरती जी और प्रकाश जी मुस्कुरा देते हैं। प्रकाश जी आर्या से, अगर ओमकार जी इतना ख्याल रखते हैं आपका तो आप कल रात को फोन पर रो क्यों रही थी? उनका सवाल सुन आर्या अपना सिर झुका के, वो हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। आर्या की बात पर प्रकाश जी, बच्चे देखो कभी कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, पर वो झगड़ा ज्यादा नहीं बढ़ने देना चाहिए। इतना बोल वो चुप हो जाते हैं। तो आरती जी बोलती है,
अगर वो आपका मान रखते हैं तो आप भी उनका मान रखिए, उनकी बात मानिए और उनकी बात सुनिए भी। आर्या कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपना सिर झुका उन दोनों की बातें सुनती है। दोनों उसे अच्छे से समझाकर आराम करने बोल कमरे से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आर्या अपने कमरे के बालकनी में आके, क्या सच में हमन गलती कर दी है यहाँ आके? क्या वो चुड़ैल ओमकार जी के करीब हो जाएगी? अचानक उसके आंखों के सामने छबीली और ओमकार का साथ होना दिखता है, जिसे आर्या डर जाती है और मन में बोलती है, नहीं, हम कल ही वापस चले जाएंगे। हम ओमकार जी को उस चिपकू चुड़ैल के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। यही सब आर्या सोचने लगती है। अब उसे टेंशन होने लगी थी और दिल में बेचैनी बढ़ जाती है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे घुंघरू पर जाती है। आर्या घुंघरू की तरफ बढ़ जाती है। लक्ष्मी निवास। यहाँ एक कमरे में बुआ दादी और छबीली बहुत खुश हो रहे थे। बुआ दादी छबीली से, देखो छबीली, आर्या नहीं है, यही मौका है ओमकार को अपने तरफ आकर्षित करने का। अगर वो तुम्हारे तरफ मोहित हो गया तो उसकी पत्नी बने से तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, तो आज रात से ही काम पर लग जाओ। बुआ दादी की बात सुन छबीली तिरछी मुस्कान के साथ, दादी आप बस देखिए, सिर्फ आज की रात और ओमकार जी मेरे होंगे, और एक बार वो मेरे हो गए तो आर्या को इस घर में वापस आने का कोई मौका नहीं दूंगी मैं। बस आज रात और सब बदल जाएगा। इतना बोल वो अपने बालों की एक लट को अपने हाथ के उंगली से घुमाने लगती है। पर उन दोनों को नहीं पता कि कोई उन दोनों को बातें सुन रहा था। शाम का वक्त। सिंह निवास। आर्या अपने कमरे में एक सफेद रंग का अनारकली सूट पहन के, बालों को गुत उसकी छोटी बनाई थी जो उसके कमर तक आ रही थी। उसने अपने दुपट्टे को कंधे से होके कमर पर लपेट के बांध दिया। उसके बाद आर्या ने अपने घुंघरू को उठाया और अपने पैरों में बांध लिए। जैसे ही उसने घुंघरी बांधे, बाहर बादल गरजने लगते हैं। आर्या कमरे से बाहर निकल घर के पीछे जाती है, जहां बगीचा था। प्रकाश जी वहीं बैठे हुए थे। तभी आरती जी चाय और पकोड़े लेके आते हैं। दोनों वहीं पर एक टेंट जैसी जगह पर बैठ जाते हैं। आरती जी आर्या को बगीचे में खड़े देख, क्या हो रहा है? प्रकाश जी मुस्कुरा के, हमारी बेटी का दिल बेचैन है। इतना बोल प्रकाश जी वहीं पर बैठे हुए अपने रेडियो पर गाना बजा देते हैं। गाना बजाते ही बादल गरजते हैं और धीमे धीमे बारिश शुरू हो जाती है। आर्या अपने दोनों हाथ फैला ऊपर आसमान में देखने लगती है, फिर अपनी आंखें बंद कर डांस करती है। और तभी प्रणय और पायल भी उनके पास आके बैठ के आर्या को नाचते हुए देखने लगते हैं। दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे। दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे। जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है। आजा सांवरिया आ आ आ। ताल से ताल मिला हो। ताल से ताल मिला। ताल से ताल मिला हो। ताल से ताल मिला। आर्या नंगे पैर नाचते हुए सारे स्टेप कर रही थी। वही आरती जी और प्रकाश जी उसके दिल की बात समझ रहे थे। वही गाने के साथ बारिश भी आर्या का साथ दे रही थी। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया। हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। सावन ने आज तो मुझको भिगो दिया। हाय मेरी लाज ने मुझको डुबो दिया। आर्या वही बागीचे में घास पर सीधी लेट जाती है। फिर करवट लेके आगे गाती है। ऐसी लगी झड़ी, सोचूं मैं ये खड़ी। कुछ मैंने खो दिया, क्या मैंने खो दिया। इतना गाने के बाद वो वहीं पर उठ के बैठ जाती है और आगे गाती है। वही बाकी सब आर्या के दिल की बेचैनी को समझ रहे थे। चुप क्यों है बोल तू, संग मेरे डोल तू। मेरी चाल से चाल मिला। इसके बाद खड़ी होके आधी गोल घूम रुक दूसरे साइड गोल घूम अपने हाथ से मूवमेंट करती है। ताल से ताल मिला ओ। ताल से ताल मिला। यहाँ आर्या अपने दिल की बेचैनी कम करने नाच रही थी। वही सिंह निवास के गेट के अंदर एक कार आके रुकती है और उसमें से ओमकार और पीयूष उतरते हैं। दोनों जैसे ही उतरते हैं, उनके कानों में गाने की आवाज आती है। माना अनजान है तू मेरे वास्ते। माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते। गाने की आवाज सुन दोनों उसी तरफ जाने लगते हैं।
मैं तुझको जान लूं, तू मुझको जान ले। आ दिल के पास आ, इस दिल के रास्ते। दोनों वहां पहुंचते हैं तो सामने आर्या नाचते हुए दिखती है। ओमकार उसे ध्यान से देखने लगता है। वही पीयूष जल्दी से बाकी सबके पास जाता है। ओमकार और पीयूष को देख सब हैरान थे, पर तभी वो ओमकार को देखते हैं जो आर्या को देख रहा था। और तभी गाने की आगे की लाइन बजती है जो शायद ओमकार के दिल का हाल बयां कर रही थी। वो वही खड़ होके भीगते हुए आर्या को एकटक बस देखे जा रहा था। जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है, इस हाल से हाल मिलाओ, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। उन दोनों को देख सब मुस्कुराते हुए घर के अंदर चले जाते हैं। वही ओमकार के कदम आर्या की तरफ बढ़ने लगते हैं जो अपने नाच रही थी। दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे। दिल ये बेचैन वे, रस्ते पे नैन वे। जिंदड़ी बेहाल है, सुर है ना ताल है। आजा सांवरिया आ आ आ, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला। आखिर स्टेप करते हुए आर्या अपने दोनों हाथ ऊपर फैला आंखें बंद गोल गोल घूमने लगती हैं। गोल घूमते हुए उसका पैर पत्थर पर पड़ जाता है, पर इससे पहले वो गिरती ओमकार उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। ओमकार आर्या को देखता है जिसकी आंखें बंद और चेहरा भीगा हुआ था। आर्या खुद को जाने पहचाने छुवन के एहसास में महसूस कर अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखें खोलते ही उसकी आंखें ओमकार को आंखों से मिलती हैं। ओमकार भी आर्या को ही देख रहा था जिसकी आंखें लाल थी। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। वही बारिश जो अभी तक धीमी थी वो अब तेज हो जाती है और ओमकार के ऊपर से होते हुए पानी आर्या के चेहरे पर गिर रहा था। ओमकार आर्या को ठीक से खड़ा कर देता है, पर अभी दोनों एक दूसरे में ही खोए हुए थे। तभी तेज आवाज के साथ बिजली कड़कती है, जिसकी आवाज सुन आर्या डर के ओमकार के सीने से लग जाती है। ओमकार भी उसे कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेता है। दोनों के एक दूसरे के गले लगते ही बारिश और तेज हो जाती है। तेज बारिश के वजह से दोनों पूरी तरह भीग गए थे, पर वो बस एक दूसरे के बाहों में अपनी बेचैनी कम करने की कोशिश कर रहे थे, जो कुछ हद तक कम हो गई थी। ओमकार के दोनों हाथ आर्या के पीठ पर तो वही आर्या के दोनों हाथ ओमकार के सीने पर थे। दोनों अपनी आंखें बंद कर बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं, पर जब ओमकार को आर्या का कांपना महसूस होता है तो वो अपनी आंखें खोल आर्या को खुद से अलग कर देखने लगत है। आर्या भी अपनी आंखें खोल ओमकार को ही देख रही थी। ओमकार देखता आर्या पूरी भीग चुकी है और ठंड के वजह से कांप रही है। ओमकार आर्या का हाथ पकड़ उससे लेके घर के अंदर जाने लगत है, पर आर्या अपने जगह से नहीं हिलती है। ओमकार पलट के उसके तरफ देखता है तो आर्या ठंड के वजह से अपनी कांपती आवाज में बोलती है, आप यहाँ कैसे? उसका सवाल सुन ओमकार हैरान था, क्योंकि उसे इतनी ठंड लग रही थी कि वो कांप रही है, पर घर में जाने के बजाय वो उसे सवाल कर रही थी। ओमकार गहरी सांस लेके, हम अंदर जाके बात करते हैं। इतना बोल वो फिर से जाने के लिए मुड़ता है, पर आर्या अभी अपनी जगह से नहीं हिलती है। ओमकार फिर से उसे देखने लगता है तो आर्या बोलती है, आज बिना जवाब के हम आपको नहीं जाने देंगे। ओमकार उसकी जिद देख हैरान था। वही आर्या आगे बोलती है, आज आपको बताना होगा आप यहाँ क्यों आए हैं। उसके सवाल पर ओमकार उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, उसके जवाब देते ही आर्या अपना अगला सवाल कर देती है, क्यों? क्या इसलिए क्योंकि हम आपकी पत्नी है, जिसे आपकी मजबूरी में शादी हुई है और आपको उस मजबूरी की शादी निभानी पड़ रही है। आर्या के ऐसे बोलने से ओमकार को अब थोड़ा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो बिना कुछ बोले आर्या का हाथ छोड़ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। ओमकार के ऐसा करते ही आर्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वही ओमकार आर्या को गुस्से से रूडली किस करने लगता है। आर्या उसके किस में गुस्सा महसूस कर शॉक थी,
इसलिए उसके गुस्से को शांत करने के लिए आर्या भी ओमकार को किस करने लगती है और साथ ही अपने हाथ उसके गर्दन पर लपेट बालों में घुमा उसे शांत करने लगती है। आर्या के ऐसा करते ही ओमकार का गुस्सा गायब हो जाता है और वो आर्या को सॉफ्टली किस करने लगता है। आर्या भी उसका पूरा साथ देती है। वही उन दोनों को बुलाने आई पायल उन दोनों इस तरह देख शर्मा के वापस घर के अंदर चली जाती हैं। ओमकार जब लगता है कि आर्या सांस नहीं ले पा रही है तो वो आर्या से अलग होता है। दोनों के अलग होते ही दोनों लंबी लंबी सांसें लेते हुए एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। तभी ओमकार बोलता है, जवाब मिल गया या और भी कुछ? इतना बोल वो अपनी बात अधूरी छोड़ देता है। वही उसकी बात सुन आर्या के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं और नजरें झुक जाती हैं। तभी ओमकार आगे बोलता है, मैं नहीं चाहता आर्या कि हम दोनों के बीच कोई गलत फहमी रहे, इसलिए मैंने तुम्हें जाता तो दिया है, अब बता भी देता हूँ। इतना बोल ओमकार रुक जाता है तो आर्या अपनी झुकी हुई पलकें उठा उसे देखने लगती हैं। ओमकार उसकी आंखों में देखते हुए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ आर्या। उसकी बात सुन आर्या के दिल में अलग सी खुशी होने लगी। वही उसकी अगली बात सुन आर्या चौंक गई। आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार महादेव के मनकामेश्वर मंदिर में देखा था। आर्या हैरान होके ओमकार को देख रही थी तो ओमकार आगे बोलता है, पिछले साल तुम अपने जन्मदिन पर पूरे परिवार के साथ मनकामेश्वर मंदिर गई थी, याद है तुम्हें? आर्या अभी उसे ही देख रही थी तो ओमकार आगे बोलता है, तुम वहां ज्यादा भीड़ होने की वजह से अपने परिवार से अलग हो गई थी और एक जगह बैठ रो रहा थी। उस वक्त में वही था और उसी वक्त तुम्हारी मासूमियत ने मेरे दिल में प्यार जगा दिया था। तुम्हें याद नहीं, पर उस वक्त मैंने ही तुम्हें संस्थापक के पास लेके गया था और वहां जाते वक्त भीड़ होके के वजह से डर कर चलते हुए तुमने मेरा हाथ भी पकड़ा था। उस छुवन को, उस एहसास को मैं कभी भूल नहीं पाया था। पर उस वक्त मैं ये नहीं माना चाहता था कि मुझे प्यार हो गया है, पर जब दोबारा मैंने तुम्हें देखा तो मेरा दिल काबू खोने लगा था। मैं तुमसे इकरार करना चाहता था, पर तुम्हारी शादी तय हो गई और मैंने अपने प्यार को अपने तक ही रखा। पर महादेव को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने तुम्हें मेरे ही नसीब में लिखा था, तो तुम मेरी हो गई। जब मुझे तुमसे शादी करने के लिए कहा गया तो मैं सबसे ज्यादा खुश था। डर बस इस बात का था कि कहीं तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो मुझे अपनाने में, बस इसी वजह से मैं तुमसे दूर रहा आर्या। और रही इजहार की बात, तो मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ, मुझे इजहार करना फूल देना नहीं आता है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं पाया। और एक बात, मेरी जिंदगी में तुम पहली और आखिर लड़की हो, तुमसे पहले ना कोई थी और तुम्हारे अलावा और कोई होगी भी नहीं। इतना बोल वो चुप हो गया। वही उसकी सारी बातें सुन रही आर्या की आंखों से आंसू उसकी गाल पर आ गए और इन सब में बारिश भी रुक चुकी थी। ओमकार ने आर्या के आंसू अपने हाथ के अंगूठे से साफ किए और बोला, अब क्यों रो रही हो? उसकी बात सुन आर्या झट से उसके सीने से लग गई और जोर जोर से रोने लगी। ओमकार थोड़ा परेशान होके, आर्या क्या हुआ, क्यों रो रही हो? ओमकार को परेशान देख आर्या ने रोना बंद किया और उसे देख बोली, खुशी के आंसू है। उसकी बात सुन ओमकार मुस्कुरा दिया और उसका माथा चूम बोला, अंदर चले नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। उसकी बात सुन आर्या ने अपना सिर हिला दिया और दोनों घर के अंदर की तरफ बढ़ गए। दोनों जैसे ही अंदर आए सब वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों को पूरा भीगा हुआ देख प्रकाश जी, अरे आप दोनों पूरी तरह भीग गए हैं। एक काम कीजिए, कमरे में जाके कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आप दोनों बीमार हो जाएंगे। उनकी बात सुन ओमकार, वो मेरे कपड़े, इतना बोल वो चुप हो जाता है तो उसकी बात समझ आरती जी बोलती है, आर्या ओमकार को अपने कमरे में लेके जाओ, मैं कुछ कपड़े उसके लिए भेजती हूँ। उनकी बात सुन दोनों अपना सिर हिला के आर्या के कमरे के तरफ बढ़ जाते हैं। आर्या के कमरे में आके ओमकार कमरा देखने लगता है तो वही आर्या उसे एक टॉवेल देके, आपके कपड़े जब तक नहीं आते आप वॉशरूम में जाके अपने आप को सुखा लीजिए। उसकी बात सुन ओमकार वॉशरूम में चला जाता है। ओमकार के जाने के कुछ देर बाद आर्या के कमरे का डोर नॉक होता है। आर्या डोर खोलती है तो सामने प्रणय था, जिसके हाथ में कुछ कपड़े थे। प्रणय आर्या को कपड़े देते हुए, ओमकार जी के लिए है।
आर्या उसके हाथ से कपड़े ले लेती है तो प्रणय मुस्कुरा के चला जाता है। आर्या वॉशरूम के पास जाके डोर पर नॉक करती है तो ओमकार डोर खोलता है। आर्या जब ओमकार को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ओमकार ने सिर्फ एक टॉवेल अपने कमर पर लपेट रखा था, बाकी उसने कुछ नहीं पहना था। आर्या जल्दी से उसे नजरें हटा उसके आगे कपड़े करते हुए, आपके लिए कपड़े। ओमकार आर्या के चेहरे को लाल होते देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके हाथ को देखता है जिसमें कपड़े हैं। ओमकार आर्या का हाथ पकड़ उसे वॉशरूम में खींच लेता है। ओमकार के इस हरकत से आर्या सीधा उसके खुले सीने से टकरा जाती है। वही ओमकार उसकी कमर को पकड़ लेता है, पर आर्या घबरा जाती है और ओमकार को इतने करीब देख उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वही ओमकार उसे देख, मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया, अब तुम्हारी बारी। उसकी बात सुन आर्या अपनी बड़ी आंखें और बड़ी कर उसे देखने लगती है, फिर अपनी तितली जैसे पलकें बार बार झपकाने लगती हैं। उसकी ऐसे हरकत देख ओमकार को उस पर और प्यार आता है। वो शरारत से, नहीं आर्या ये नहीं, तुमने मुझे बहुत सताया है, तो अब मैं इसे नहीं मानने वाला हूँ। ओमकार की बात सुन आर्या कुछ बोल नहीं पाती है, वो बस उसे देखती रह जाती हैं। शाम का वक्त। लक्ष्मी निवास में छबीली अपने कमरे में बड़े अच्छे से तैयार हो रही थी। उसने एक काले रंग खूबसूरत का सूट पहना था। तभी बुआ दादी उसके कमरे में आती हैं और उसे देख बोलती है, क्या कर रही हैं तू? छबीली उन्हें देख मुस्कुरा के, आज ओमकार जी को अपना बनाना है, इसलिए मैं तैयारी कर रही थी। उसकी बात सुन बुआ दादी कंफ्यूज होके, कैसी तैयारी? छबीली बेड पर रखी रेड कलर की साड़ी उठा के ये देख रही है, आप आज सबके सोने के बाद में ये साड़ी पहन ओमकार जी के पास जाऊंगी और उन्हें अपना बनाऊंगी। उसकी बात सुन बुआ दादी, ज्यादा उड़ मत, पता है ना ओमकार तुझे पसंद नहीं करता है। बुआ दादी की बात सुन छबीली चिढ़ के, अरे वो इसलिए क्योंकि आर्या यहाँ थी, पर आज तब मैं ये साड़ी पहन तैयार होके उनके सामने जाऊंगी तो वो खुद को काबू नहीं कर पाएंगे, और हाँ वैसे भी आज मैं उन्हें दूध में ये अपने हाथ में पकड़ी एक पुड़िया दिखा मिला के दूंगी तो वो चाहे तो भी खुद को काबू नहीं कर पाएंगे। इतना बोल वो अपनी एक लट उंगली पर लपेट घुमा के शातिर तरीके से मुस्कुरा देती है। सिंह निवास। आर्या वॉशरूम के पास जाके डोर पर नॉक करती है तो ओमकार डोर खोलता है। आर्या जब ओमकार को देखती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि ओमकार ने सिर्फ एक टॉवेल अपने कमर पर लपेट रखा था, बाकी उसने कुछ नहीं पहना था। आर्या जल्दी से उसे नजरें हटा उसके आगे कपड़े करते हुए, आपके लिए कपड़े। ओमकार आर्या के चेहरे को लाल होते देख हल्का सा मुस्कुरा देता है और उसके हाथ को देखता है जिसमें कपड़े हैं। ओमकार आर्या का हाथ पकड़ उसे वॉशरूम में खींच लेता है। ओमकार के इस हरकत से आर्या सीधा उसके खुले सीने से टकरा जाती है। वही ओमकार उसकी कमर को पकड़ लेता है, पर आर्या घबरा जाती है और ओमकार को इतने करीब देख उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वही ओमकार उसे देख, मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया, अब तुम्हारी बारी। उसकी बात सुन आर्या अपनी बड़ी आंखें और बड़ी कर उसे देखने लगती है, फिर अपनी तितली जैसे पलकें बार बार झपकाने लगती हैं। उसकी ऐसे हरकत देख ओमकार को उस पर और प्यार आता है। वो शरारत से, नहीं आर्या ये नहीं, तुमने मुझे बहुत सताया है, तो अब मैं इसे नहीं मानने वाला हूँ। ओमकार की बात सुन आर्या कुछ बोल नहीं पाती है, वो बस उसे देखती रह जाती हैं। ओमकार उसके चेहरे पर आ रहे बालों को कान के पीछे कर, अब बोलो। आर्या अपनी पलकें झुका लेती है तो ओमकार उसे कमर से पकड़ और करीब कर, चुप मत रहो आर्या, अपने दिल की बात कहो। आर्या अभी चुप थी, तभी आर्या के कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। नॉक की आवाज आर्या घबरा के ओमकार को देखती है और उसे छुटने की कोशिश करने लगती है, पर ओमकार नहीं छोड़ता है। और तभी बाहर से पायल की आवाज आती है जो आर्या से कहती है, आर्या ओमकार जी को लेके जल्दी नीचे आ जाए। इतना बोल वो मुस्कुरा के चली जाती हैं। वही आर्या ओमकार को घूरने लगती हैं। ओमकार उसे देख, तुम्हारी गलती है,
करो दो इजहार छोड़ दूंगा। उसकी बात सुन आर्या, ओमकार जी ये कोई इजहार करने की जगह है। उसकी बात सुन ओमकार, तो कमरे में चलते हैं। उसकी बात सुन आर्या कुछ सोच के, ओमकार जी आप कपड़े पहन लीजिए, तब तक मैं भी चेंज कर लेती हूँ, नहीं तो मैं बीमार हो जाऊंगी। आर्या की बात सुनते ही ओमकार को याद आता है कि आर्या अभी भीगी हुई है। ओमकार जल्दी से उसे छोड़ के उसके हाथ से कपड़े लेके, ठीक है तुम कपड़े चेंज कर लो। इतना बोल वो वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। आर्या भी जल्दी से अपने कपड़े बदल के एक टी शर्ट के साथ प्लाजो पहन लेती है। आर्या वॉशरूम से बाहर आती है तो सामने ओमकार टी शर्ट और लोवर में खड़ा था। आर्या जल्दी से मिरर के सामने बैठकर अपने बाल ड्राई करने लगती हैं। वही ओमकार उसी को देख रहा था। आर्या की नज़र उस पर जाती है तो वो खड़ी हो जाती जी। ओमकार आर्या के पास आके, आर्या आप अभी नीचे सबसे कहेंगी कि आप कल ही मेरे साथ घर चल रही हैं। ओमकार की बात सुन आर्या उसे हैरानी से देखने लगती हैं। तो ओमकार बोलता है, मैं सिर्फ एक दिन के लिए आया हूँ, अब आप मेरे साथ चलेंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो। वहां वो है। ओमकार की बात सुन आर्या उसे गुस्से से घूरने लगती हैं। तो ओमकार हंस देता है और बोलता है, तुम बस मेरे साथ कल चलो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। इतना बोल वो उसके माथे को चूम लेता है। तो आर्या मुस्कुरा के सिर हिला देती है और आगे बोलती है, चलिए नीचे। ओमकार मुस्कुरा के उसकी बात मान लेता है। फिर दोनों नीचे आते हैं। रात का वक्त। लक्ष्मी निवास। यहाँ सब डिनर करने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और वही छबीली खुश होके सबको डिनर सर्व कर रही थी। उसे देख लग रहा था कि आज उसे कुछ खास मिल गया है। उसे देख साधना जी, अरे छबीली बेटा तुम भी बैठ जाओ और खाना खा लो। उनकी बात सुन छबीली मुस्कुरा के, वो आंटी जी ओमकार आ जाते तो मैं उन्हें भी सर्व करके देती। उसकी बात सुन साधना जी, अरे बेटा ओमकार का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, वो और पीयूष आज नहीं आएंगे। उनकी बात सुन छबीली कंफ्यूज होके, नहीं आएंगे मतलब आंटी जी। उसकी बात सुन साधना जी से पहले लक्ष्मी जी बोलती है, ओमकार और पीयूष सिंह निवास गए हैं अपनी अपनी पत्नियों के पास, वो आज वही रुकेंगे। लक्ष्मी जी की बात सुन छबीली के चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वही बुआ दादी भी हैरान थी। वो लक्ष्मी जी से, लक्ष्मी, ये ओमकार और पीयूष वहां क्यों गए हैं? उनके सवाल पर लक्ष्मी जी थोड़ा रूडली, जी, वो उनकी पत्नी है और शादी के बाद पहली बार मायके गई है, तो उनके पति होने के नाते उन दोनों को भी जाना चाहिए। तो मैंने ही उन दोनों से कहा कि वो वही चले जाए और कल सुबह आर्या और पायल को लेके वापस आए। लक्ष्मी जी की बात सुन बुआ दादी हैरानी से, पर आर्या को इतनी जल्दी काहे बुलाना? उनकी बात सुन लक्ष्मी जी के साथ बाकी सब भी उन्हें देखने लगते हैं। तो वो अपनी बात संभालते हुए, वो मेरा मतलब है कि आज ही तो गई है, इतने जल्दी काहे बुला रही है, कुछ दिन रहने दो। उनकी बात पर लक्ष्मी जी, वो दोनों खुद ही कल आना चाहती है। उनकी बात पर अब कोई कुछ नहीं बोल पाया। वह बुआ दादी छबीली को देखती है, जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। बुआ दादी उसका हाथ पकड़ लेती है तो छबीली उन्हें देखने लगती है। तो बुआ दादी इशारे से उसे शांत रहने बोलती है। सिंह निवास। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए आर्या और ओमकार का इंतजार कर रहे थे। तभी वो दोनों सीढ़ियों से उतर के सबके पास आते हैं। उन दोनों को देख सबके चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। तभी आरती जी दोनों को बैठने बोल डिनर सर्व करती है। सब डिनर कर रहे थे, तभी ओमकार आर्या को कुछ इशारा करता है। आर्या उसका इशारा समझ के गहरी सांस लेके प्रकाश जी और आरती को देख बोलती है, माँ पापा। उसकी आवाज सुन दोनों उसे देखने लगते हैं। तो आर्या थोड़ा झिझकते हुए, वो हम कल ही ओमकार जी के साथ घर जाना चाहते हैं। उसकी बात सुन सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। तो प्रकाश जी बोलते हैं, पर क्यों आर्या, आप आज ही तो आई है, और कुछ दिन रुक जाए। उनकी बात में हाँ मिलाते हुए आरती जी, हाँ आर्या आज ही तो आई है, हमने तो अभी आपसे कुछ बातें भी नहीं की। उनके बाद प्रणय बोलता है,
हाँ आर्या, इतनी जल्दी क्या है आपको, कम से कम 1 हफ्ता तो रुकिए। उनकी बात सुन ओमकार को खांसी आ गई और वो जोर जोर से खांसने लगा। उसे खांसता देख आर्या झट से उसकी पीठ सहला के उसे पानी पिलाती है। ओमकार पानी पी के आर्या को देख, हाँ आर्या, तुम इतना जल्दी क्यों चल रही हो, कुछ दिन और रुक जाओ। ओमकार की बात सुन आर्या शॉक होके उसे देखने लगती है। वही ओमकार के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, पर बाकी सब उन दोनों को देख हल्के हल्के मुस्कुरा रहे थे। लक्ष्मी निवास। सब डिनर के बाद अपने अपने कमरे में जाते हैं। छबीली गुस्से से अपने कमरे में आके सारी चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगती हैं। तभी बुआ दादी आके उसे रोकने लगती हैं, पर छबीली पागलों जैसे सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगती हैं। और बुआ दादी को धक्का मार, ओमकार जी सिर्फ मेरे हैं, वो उस आर्या के पास कैसे चले गए। ये सब बोलते हुए वो एक फूलदान उठा के फेंकने लगती हैं। पर तभी उसकी नज़र उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े इंसान को देख वो अपने जगह पर जम जाती हैं। उसे ऐसे देख बुआ दादी भी जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो भी चौंक जाती हैं। रात का वक्त। सिंह निवास। आर्या का कमरा। ओमकार बेड पर बैठा हुआ था और आर्या उसके सामने खड़ी होके उसे घूर रही थी। वही ओमकार के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, वो अपने मोबाइल में लगा हुआ था। तभी आर्या उसके पास जाके उसका मोबाइल छीन के दूसरे साइड फेंक देती है तो ओमकार उसे देखने लगता है तो आर्या बोलती है, आपने नीचे झूठ क्यों बोला। ओमकार कंफ्यूज होके, मैंने क्या झूठ बोला। आर्या चिढ़कर, आपने सबसे कहा कि हमें जल्दी क्यों है आपके साथ चलने की, जबकि आपने खुद हमस कहा था कि हम घर पर बात करें। ओमकार उसे देख, हाँ। तो उसका जवाब सुन आर्या का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आर्या गुस्से से उसके पास जाती है और बोलती है, आपकी वजह से सब हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे कि हमें ही जल्दी है आपके साथ जाने की। उसकी बात पर ओमकार, तो क्या तुम्हें जल्दी नहीं है मेरे साथ घर आने की। ओमकार के सवाल पर आर्या चुप हो जाती है। उसके पास जवाब ही नहीं था। वही उसे ऐसे देख ओमकार के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। आर्या की नज़र जब मुस्कुरा रहे ओमकार पर जाती है तो वो और चिढ़ जाती है और बोलती है, हम आपके साथ आएंगे ही नहीं, आप अकेले ही जाए। इतना बोल वो वहां से जाने लगती है तो ओमकार उसका हाथ पकड़ खींच लेता है। ओमकार के ऐसे खींचने से आर्या सीधे ओमकार के ऊपर गिर जाती है। आर्या का सिर ओमकार के सीने पर था और ओमकार के हाथ आर्या के कमर पर थे। दोनों के दिल जोरों से धड़क रहे थे। ओमकार आर्या के ऊपर गिरने के वजह से उसके चेहरे पर उसके लंबे बाल आ गए थे। ओमकार अपना एक हाथ बढ़ा आर्या के बाल उसके चेहरे से हटा कान के पीछे करता है। वो देखता है आर्या की आंखें बंद है। ओमकार उसके चेहरे को देखते हुए धीमे से उसका नाम लेता है, आर्या। आर्या अपना नाम सुन धीरे से अपनी आंखें खोल उसे देखने लगती हैं। तो ओमकार उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, आर्या कब कहोगी अपने दिल की बात, मेरा दिल तड़प रहा है सुनने के लिए। ओमकार की बात सुन आर्या का दिल और जोरों से धड़कने लगत है, जिसे ओमकार भी सुन पा रहा था। वही आर्या ओमकार की आंखों में वो तड़प देख पा रही थी, इसलिए वो उसकी आंखों में देखते हुए, ओमकार जी, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आर्या की बात सुन इस बार शोर करने की बारी ओमकार के दिल की थी। वही आर्या अपनी बात बोल नजरें झुका लेती है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। ओमकार को उसकी बात सुन इतनी खुशी हो रही थी कि वो रिएक्ट करना भी भूल गया। फिर उसने आर्या को कस के अपने सीने से लगा लिया। तभी आर्या फिर से बोलती, ओमकार जी, हमें कभी खुद से अलग मत कीजिएगा, हम जी नहीं पाएंगे। उसकी बात सुन ओमकार उसे और कस के अपनी बाहों पकड़ बोलता है, मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूंगा और ना होने दूंगा। इतना बोल वो उसके बालों पर किस कर देता है। वही आर्या भी अपनी आंखें बंद कर उसको फीलिंग को महसूस करने लगती हैं। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद ओमकार को आर्या की कोई हलचल महसूस नहीं होती तो वो झुके देखने लगता है। आर्या को सोया हुआ देख ओमकार मुस्कुरा देता है, फिर लाइट बंद कर खुद भी सो जाता है। लक्ष्मी निवास।
सब डिनर के बाद अपने अपने कमरे में जाते हैं। छबीली गुस्से से अपने कमरे में आके सारी चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगती हैं। तभी बुआ दादी आके उसे रोकने लगती हैं, पर छबीली पागलों जैसे सारा सामान यहाँ वहाँ फेंकने लगती हैं। और बुआ दादी को धक्का मार, ओमकार जी सिर्फ मेरे हैं, वो उस आर्या के पास कैसे चले गए? ये सब बोलते हुए वो एक फूलदान उठा के फेंकने लगती हैं। पर तभी उसकी नज़र उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े इंसान को देख वो अपने जगह पर जम जाती हैं। उसे ऐसे देख बुआ दादी भी जब पीछे मुड़ के देखती है तो वो भी चौंक जाती हैं। उनके सामने दरवाजे पर लक्ष्मी जी खड़ी थी, जो गुस्से से उन दोनों को घूर रही थी। छबीली जल्दी से अच्छे से खड़ी हो जाती है। वही बुआ दादी झूठा मुस्कुरा के, अरे भाभी आइए। वो तो छबीली थोड़ी साफ सफाई कर रही थी, तो मैं उसे यही बोल रही थी कि अभी इतनी रात को ये सब मत कर। उनकी बात पर छबीली भी झूठा मुस्कुराकर अपना सिर हिला देती है। लक्ष्मी जी उन दोनों को कठोर नजरों से घूरते हुए, कल सुबह आप दोनों यहाँ से चले जाइए। उनकी बात सुन बुआ दादी और छबीली दोनों के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। बुआ दादी नाटक करते हुए, अरे अपने जीजी को कोई ऐसे भागता है क्या? ये मेरा घर नहीं है। उनकी बात पर लक्ष्मी जी, अपना घर तोड़ा नहीं जोड़ा जाता है, और आप यहाँ ओमकार और आर्या का रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। उनकी बात सुन बुआ दादी और छबीली दोनों घबरा जाते हैं। तभी छबीली बोलती है, ऐसा नहीं है दादी, वो तो बस। इसके आगे वो कुछ बोल पाती उसे पहले लक्ष्मी जी उसे हाथ दिखा चुप करा देती है। तभी बुआ दादी बोलती है, अरे हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, वो आर्या ओमकार के लिए बिल्कुल सही नहीं है, देखा नहीं है क्या? अभी तो उसमें अकल भी नहीं है। उनकी बात बीच में काट लक्ष्मी जी कठोर आवाज में बोलती है, सिर्फ आपको ऐसा लगता है कि आर्या ओमकार के लिए सही नहीं है, पर बाकी सबको लगता है आर्या ही ओमकार के लिए सही है। और हाँ, मैं हूँ इसलिए आपको शांति से जाने बोल रही हूँ। अगर ये बात ओमकार को पता चल गई तो आप उसका गुस्सा जानती है। लक्ष्मी जी की बात सुन छबीली की मुठियां कस जाती हैं। वही बुआ दादी कुछ बोल नहीं पाती है। तभी लक्ष्मी जी बोलती है, कल सुबह ओमकार और आर्या के आने से पहले आप चली जाएगी तो अच्छा होगा। इतना बोल वो बिना उनके आगे की बात सुन वहां से चली जाती हैं। वही छबीली गुस्से से उसके पीछे जाने लगती हैं, तो बुआ दादी उसका हाथ पकड़ रोक देती है और गुस्से से बोलती है, अकल से काम लो छबीली, तुम्हारे इस गुस्से ने ही सब बिगाड़ा है। उनकी बात पर छबीली उन्हें घूरने लगती है और दांत भिजते हुए बोलती है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे यहाँ रुकने कुछ भी करना पड़े। अगली सुबह आर्या और ओमकार दोनों उठ गए थे। जहां आर्या तैयार हो रही थी, वही ओमकार तैयार होके आर्या के कमरे को फिर से देख रहा था। हर जगह आर्या की तस्वीरें लगी थी, जिसमें वो कुछ परिवार, कुछ दोस्त और कुछ डांस करती हुई तस्वीर लगी हुई थी। ओमकार आर्या की डांस करती हुई तस्वीर को ध्यान से देखने लगता है। इतने दिन में उसे इतना तो पता चल गया कि आर्या को डांस करना बहुत पसंद है। आर्या तैयार होके ओमकार से, चले। आर्या की आवाज पर ओमकार पलट के आर्या को देखता है तो बस देखता रह जाता है। आर्या ने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी थी, जो उस पर बहुत खिल रही थी। साथ में अपने लंबे बालों की गुदकर चोटी बनाई हुई थी और उसके बीच मांग में लंबा सा ओमकार के नाम का सिंदूर लगाया था। माथे पर बिंदी, आंखों में गहरा काजल, होठों पर लिपस्टिक, कानों में झुमके और गले में ओमकार का पहनाया हुआ मंगलसूत्र, हाथों में खनकती चूड़ियां और अपनी पतली कमर में लगाया हुआ छल्ला। ओमकार उसे ऐसे देख अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया। आर्या उसके पास जाके उसके सामने हाथ हिला के, क्या हुआ ओमकार जी? आर्या की आवाज सुन ओमकार होश में आता है और आर्या के करीब जाके उसके आंखों से काजल लेके उसके कान के पीछे लगा बोलता है, कहीं नजर ना लग जाए। उसकी बात सुन आर्या शर्मा जाती हैं। कुछ देर बाद दोनों नीचे आते हैं तो देखते हैं पायल और पीयूष भी तैयार थे। चारों प्रकाश जी और आरती जी के पैर छूते हैं। आरती जी और प्रकाश जी के साथ आर्या और पायल की आंखें एक बार फिर नम हो जाती हैं। वही प्रकाश जी ओमकार से, आर्या थोड़ी नादान है, उसे गलती हो जाए तो माफ कर देना। इतना बोल वो हाथ जोड़ देते हैं
तो ओमकार उनका हाथ पकड़, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप बड़े हैं, ऐसा मत कीजिए और मैं वादा करता हूँ आर्या का पूरा ख्याल रखूंगा। इसकी बात सुन प्रकाश जी उसके सिर पर हाथ फेर देते हैं। आरती जी और प्रकाश जी अपनी बेटी और दामाद को बहुत सारा प्यार और कुछ तोहफों के साथ विदा कर देते हैं। आज छुट्टी का दिन था तो चारों सीधा घर के लिए निकल जाते हैं। ओमकार ड्राइव कर रहा था और उसके साथ पीयूष बैठा था। पायल और आर्या बैक सीट पर बैठे हुए थे। 1 घंटे बाद वो घर पहुंचते हैं। ओमकार कार रोकता है और चारों कार से बाहर उतरते हैं। तभी ओमकार की नज़र एक कार पर जाती है जो उनके घर के बाहर खड़ी थी। ओमकार कार देख, ये तो डॉक्टर की कार है। डॉक्टर सुबह सुबह यहाँ, इतना बोल वो सबके साथ आगे बढ़ जाता है। घर के अंदर आते ही हॉल में कोई नहीं दिखता है तो पीयूष एक नौकर को बुला उसे पूछता है, क्या हुआ और सब कहाँ है? वो नौकर, मालिक वो दादी सीढ़ियों से गिर गई है। उसकी बात सुन चारों सन्न रह जाते हैं। चारों भागते हुए नौकर के इशारा किए हुए कमरे में जाते हैं। जैसे वहां जाके सामने देखते तो चारों और शॉक हो जाते हैं। सामने बेड पर बुआ दादी लेटी हुई थी। उनके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और पैर में फ्रैक्चर लगा हुआ था। डॉक्टर उनके पास बैठे हुए उन्हें इंजेक्शन लगा रहे थे और बुआ दादी बेहोश थी। बुआ दादी के दूसरे तरफ छबीली बैठी रो रही थी और बाकी सब परेशान उसी कमरे में खड़े थे। जब उन सबको किसी की आहट सुनाई देती है तो वो पलट के देखते और सामने उन चारों को देख वो सब थोड़े हैरान हो जाते हैं। ओमकार जल्दी से लक्ष्मी जी के पास आके, दादी आप ठीक हो ना? ये सवाल करते हुए वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। लक्ष्मी जी, बेटा मैं ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? उनके सवाल पर पीयूष, वो नौकर ने कहा आप सीढ़ियों से गिर गई है। ये कहते हुए पीयूष की आवाज कांप रही थी। लक्ष्मी जी गहरी सांस लेके, वो मेरी नहीं तुम्हारी बुआ दादी की बात कर रहा था। उनकी बात पर चारों बेड पर बेहोश बुआ दादी को देखते हैं। ओमकार, पर दादी ये सब कैसे हुआ? उसके सवाल पर लक्ष्मी जी एक गहरी नज़र छबीली पर डालती है जो झूठे आंसू बहा रही थी और बोलती है, पता नहीं। कुछ देर बाद डॉक्टर सब से, वो कुछ दिन चल नहीं पाएंगी पर आराम करेंगी तो ठीक हो जाएगी। इतना बोल वो चले जाते हैं। वही बाकी सब छबीली को बुआ दादी के पास छोड़ कमरे से बाहर आ जाते हैं। उनके जाते ही छबीली के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। छबीली बुआ दादी को देख, मैंने कहा था ना मैं जहां से कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इतना बोल वो तिरछा मुस्करा देती हैं। लक्ष्मी जी, तुम चारों जाओ और फ्रेश हो जाओ, बाद में बात करते हैं। साधना जी, हाँ सफर से थक के आए होंगे, जाओ फ्रेश होके आओ और कुछ खा लेना। उनकी बात मान चारों चले जाते हैं। ओमकार और आर्या अपने कमरे में आके कपड़े चेंज करते हैं। तभी एक सर्वेंट आता है और ओमकार से कहता है, आपको बड़ी मालकिन ने अपने कमरे में बुलाया है। ओमकार उसे जाने बोल आर्या की तरफ देखता है तो आर्या कहती है, दादी परेशान लग रही थी, आप जल्दी जाइए। ओमकार अपना सिर हिला कमरे से चला जाता है। लक्ष्मी जी का कमरा। ओमकार अंदर आता है तो लक्ष्मी जी आराम कुर्सी पर बैठी हुई थी। वो ओमकार को देख, बेटे दरवाजा बंद कर दो। ओमकार वैसा ही करता है और अपने दादी के सामने खड़े हो जाता है। लक्ष्मी जी उसे बुआ दादी और छबीली की सारी हरकतें और उनके इरादे बता देती हैं, जिसे सुन ओमकार के चेहरे पर बेहताशा गुस्सा नजर आता है। लक्ष्मी जी, मैंने उन दोनों से आज घर छोड़ के जाने के लिए कहा तो आज जीजी सीढ़ियों से गिर गए। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब छबीली का ही किया कराया है, क्योंकि वो जानती थी इस हालत में हम जीजी को घर से बाहर नहीं निकलेंगे और छबीली को उनकी सेवा करने के लिए यही रहने मिल जाएगा। इतना बोल वो ओमकार को देख, जीजी तो इस घर से नहीं जा पाएंगी, पर मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ भी करो और उस छबीली को इस घर से बाहर निकालो। लक्ष्मी जी की बात सुन ओमकार, आप फिक्र मत कीजिए दादी, मैं कुछ करता हूँ। लक्ष्मी जी उसे देख, अभी अपना गुस्सा उसके सामने मत लाना समझे और तुम्हें छबीली को ऐसे घर से निकालना है कि वो वापस नहीं आनी चाहिए।
ओमकार उनकी बात समझ रहा था, तो दादी उसे बाहर भेज देती हैं। ओमकार बाहर आके देखता है तो डाइनिंग टेबल के पास छबीली आर्या से कुछ बात कर रही थी। ओमकार तेज कदमों से उनके पास जाता है। छबीली ओमकार को देख दुखी चेहरा बना लेती है। वही आर्या छबीली को घूर रही थी। ओमकार आर्या के कंधे पर हाथ रख, क्या हुआ? आर्या से पहले छबीली, कुछ नहीं, वो तो बस हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। उसकी बात सुन ओमकार रूडली, मैंने आर्या से पूछा है, तुमसे नहीं। ओमकार की बात सुन छबीली की मुठियां कस जाती हैं और वहां से चली जाती हैं, पर वो पलट के आर्या और ओमकार के तरफ देखती है, जो एक दूसरे को देख रहे थे। फिर वो एक तिरछी मुस्कान के साथ चली जाती है। आर्या, ओमकार और पीयूष पायल सब बैठकर नाश्ता कर लेते हैं। वही ओमकार कुछ काम का बोल पीयूष के साथ बाहर चला जाता है। अब घर में सिर्फ लेडीज लोग ही थी। जहां पायल अपने ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, वही आर्या दादी और साधना जी के साथ बैठी हुई थी। यहाँ छबीली बुआ दादी के साथ अकेली कमरे में थी। बुआ दादी को होश तो आ गया था, पर वो डरी हुई लग रही थी। छबीली उन्हें घूरते हुए, अगर अपने किसी को सच बताया तो इस बार जान से मार दूंगी। उसकी बात सुन बुआ दादी बहुत डर गई थी। अब उन्हें छबीली को यहाँ लाने का पछताव हो रहा था। छबीली उन्हें छोड़ अपने आगे के प्लान के बारे में सोचने लगती है। शाम का वक्त। आर्या और पायल किचन रात का खाना बना रही थी। वही साधना जी और लक्ष्मी जी साथ में बैठी हुई थी। तभी छबीली किचन में आती हैं। छबीली आर्या और पायल को देख, क्या मैं कुछ मदद करूं? उसकी बात सुन आर्या, अरे नहीं छबीली, हम मेहमानों से काम नहीं करवाते हैं। उसकी बात सुन छबीली को गुस्सा तो आता है, पर वो झूठी मुस्कान के साथ वही खड़ी रहती है। तभी एक सर्वेंट आके पायल से बोलता है, छोटी बहू, आपका मोबाइल कब से बज रहा है? तो बड़ी मालकिन आपको पहले फोन उठाने कहा है। उसकी बात सुन पायल, जी हम आते हैं। इतना बोल वो आर्या को कुछ इशारा कर किचन से बाहर चली जाती हैं। वही आर्या अपनी साड़ी संभालते हुए आटा सान रही थी। छबीली वही खड़ी थी, वो बस आर्या को नफरत से घूर रही थी। तभी उसकी नजर आर्या के पल्लू पर जाती है, जो नीचे लटक रहा है। वही उसकी नजर दूसरे तरफ जलती हुई गैस पर जाती है। छबीली एक तिरछी मुस्कान के साथ धीरे से आर्या के पीछे खड़ी होके उसका पल्लू पकड़ जलते हुए गैस के पास लेके जाने लगती है। छबीली आर्या का पल्लू गैस से छूने ही वाला था कि कोई आके छबीली का हाथ पकड़ लेता है। शाम का वक्त। आर्या और पायल किचन रात का खाना बना रही थी। वही साधना जी और लक्ष्मी जी साथ में बैठी हुई थी। तभी छबीली किचन में आती हैं। छबीली आर्या और पायल को देख, क्या मैं कुछ मदद करूं? उसकी बात सुन आर्या, अरे नहीं छबीली, हम मेहमानों से काम नहीं करवाते हैं। उसकी बात सुन छबीली को गुस्सा तो आता है, पर वो झूठी मुस्कान के साथ वही खड़ी रहती है। तभी एक सर्वेंट आके पायल से बोलता है, छोटी बहू, आपका मोबाइल कब से बज रहा है? तो बड़ी मालकिन आपको पहले फोन उठाने कहा है। उसकी बात सुन पायल, जी हम आते हैं। इतना बोल वो आर्या को कुछ इशारा कर किचन से बाहर चली जाती हैं। वही आर्या अपनी साड़ी संभालते हुए आटा सान रही थी। छबीली वही खड़ी थी, वो बस आर्या को नफरत से घूर रही थी। तभी उसकी नजर आर्या के पल्लू पर जाती है, जो नीचे लटक रहा है। वही उसकी नजर दूसरे तरफ जलती हुई गैस पर जाती है। छबीली एक तिरछी मुस्कान के साथ धीरे से आर्या के पीछे खड़ी होके उसका पल्लू पकड़ जलते हुए गैस के पास लेके जाने लगती है। छबीली आर्या का पल्लू गैस से छूने ही वाला था कि कोई आके छबीली का हाथ पकड़ लेता है। छबीली अपना सिर घुमाकर देखती है तो सामने खड़े इंसान को देख उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं और उसके हाथ से आर्या का पल्लू छूट जाता है। वही आर्या जो इन सब से अनजान थी। जब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है तो वो पलटकर देखती है, तो अपने सामने ओमकार को देख वो चौंक जाती है। पर जब उसकी नज़र ओमकार के पकड़े छबीली के हाथ पर जाती है तो वो हैरान हो जाती है। वही ओमकार गुस्से से छबीली को घूर रहा था।
उसकी आंखें देख छबीली डर रही थी। वो बड़ी हिम्मत कर कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है, ओमकार उसे खींच के एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि छबीली नीचे गिर जाती है। वही आर्या ओमकार को इतने गुस्से में देख डर के 2 कदम पीछे हो जाती है। ओमकार अभी गुस्से से कांप रहा था और अपनी गुस्से से लाल आंखों से छबीली को देख रहा था। वही छबीली अपने गाल पर हाथ रख आंखों में आंसू लिए ओमकार को देख रही थी। ओमकार जोर से चिल्ला के अपने एक नौकर को बुलाता है। ओमकार की तेज आवाज सुन हॉल में बैठे साधना जी और लक्ष्मी जी भी सुन लेते हैं। वही पायल जो अपने कमरे से किचन की तरफ आ रही थी, वो भी ओमकार की आवाज सुन लेती है। ओमकार इतनी तेज आवाज सुन पायल घबरा जाती है, क्योंकि किचन में आर्या और छबीली ही थे। उसे घबराहट इस बात की थी कि कहीं छबीली ने आर्या ने छबीली को कुछ करना दिया हो। ये सोच वो भागते हुए किचन के तरफ जाती हैं। वही साधना जी और लक्ष्मी जी भी किचन में आते हैं। तीनों जब किचन में आते हैं तो देखते हैं कि छबीली जमीन पर गिरी हुई थी और ओमकार वही खड़ा उसे गुस्से घूर रहा था। और आर्या एक जगह खड़ी है। पायल जल्दी से आर्या के पास जाती है। वही ओमकार एक नौकर से छबीली के तरफ इशारा कर, इस लड़की को अभी इसके सामान के साथ घर से बाहर फेंको। ओमकार की बात सुन छबीली शॉक हो जाती है। वही बाकी सब हैरान हो जाते हैं। तभी लक्ष्मी जी ओमकार से, क्या हुआ ओम? ओमकार गहरी सांस ले के गुस्सा कंट्रोल कर, दादी ये लड़की आप जानती है, ये अभी क्या करने वाली थी? ओमकार की बात पर सब कंफ्यूज उसे देखने लगते हैं, तो ओमकार बोल गुस्से छबीली को देख बोलता है, यह अभी आर्य को जलाने की कोशिश कर रही थी। इतना बोल वो अभी छबीली आर्या के जो करने वाली थी वह सब बता देता है, जिसे सुन वहां खड़ा हर एक इंसान शॉक आ जाता है। ओंकार की बात सुनने के बाद साधना जी छबीली के पास जाकर गुस्से से बोलती है, क्यों छबीली, आखिर क्यों हमने तुम्हें अपनी बेटी जैसे रखा और तुम हमारे घर की बहू के साथ ऐसा करना चाहती थी? क्यों छबीली? छबीली कुछ नहीं बोलती है, वह भी वैसे ही खड़ी रहती है। तभी पायल उसके पास जाती है और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल मार देती है। पायल भी उसी गाल पर मारती जिस गाल पर ओमकार ने मारा था, जिस वजह से छबीली का गाल पूरा लाल हो जाता है। पायल की हरकत पर कोई उसे नहीं रोकता है और नहीं कुछ बोलता है, बस सब थोड़ा चौंक जाते हैं। छबीली अपनी आंखों में गुस्सा लेके सबको देखती है और बोलती है, हाँ मैं जलाना चाहती थी आर्या को, क्योंकि मुझे ओमकार चाहिए था। उसकी बात सुन सब हैरान थे। छबीली गुस्से से आगे बोलती है, मेरा यहाँ आने का मकसद ही ओमकार था, मैं उसे अपना बनाना चाहती थी। फिर गुस्से से आर्या के तरफ देख, पर ये आर्या बीच में आ गई, इसलिए इसे रास्ते से हटाना जरूरी था। और आज मैं ये कर भी देती पर ओमकार बीच में आ गए। उसकी बात पूरी होते ही एक और जोर का थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। ये थप्पड़ साधना जी ने मारा था, जो गुस्से से और आंखों में आंसू लिए छबीली को घूर रही थी। सब साधना जी की हरकत से शॉक थे, क्योंकि वो हमेशा शांत रहती थी। सब देखने के बाद लक्ष्मी जी नौकर से, निकाल फेंको इस लड़की को हमारे घर से। उसकी बात सुन दो नौकर छबीली के तरफ बढ़ने लगते हैं, तो छबीली सबको देख एक तिरछी मुस्कान देती है। उसे मुस्कुराता देख सबको अजीब लगता है, पर इसे पहले वो कुछ समझ पाते छबीली वहीं से एक चाकू उठा आर्या की तरफ फेंक देती है। छबीली की इस हरकत पर सबकी धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है, पर इसे पहले चाकू आर्या को लगता ओमकार आर्या को पकड़ अपने तरफ खींच देता है, जिसे वो चाकू आर्या को न लग उसके पीछे दीवार पर जा लगता है। छबीली की इस हरकत से सब घबरा जाते हैं। वही नौकर जल्दी से जाके छबीली को पकड़ लेते हैं, पर आर्या डर जाती है और कस के ओमकार के शर्ट को पकड़ लेती है। लक्ष्मी जी नौकरों को बोल छबीली की को किचन से बाहर निकालने बोलती है। छबीली की हरकत से सब सच में बहुत डर गए थे, पर ओमकार पहले अलर्ट हो गया था। उसे पता था छबीली कोई न कोई घटिया हरकत जरूर करेगी। छबीली को किचन से निकालने के बाद सब आर्या को देखते हैं, जो डर के वजह से ओमकार के सीने में छुपी हुई थी।
सब उसे ओमकार के साथ छोड़ किचन से बाहर चले जाते हैं। सबके जाने के बाद ओमकार आर्या के पीठ को सहलाकर, आर्या डरो मत, सब ठीक है। उसकी बात सुन आर्या उसके सीने से अपना सिर उठा उसके चेहरे को देखने लगती है, तो ओमकार अपने होठों की मोहर उसके माथे पर लगा देता है। फिर उसे लेके सबके पास आ जाता है। हॉल में सब एक साइड खड़े थे, वही कुछ नौकर ने छबीली को पकड़ रखा था। तभी पीयूष पुलिस के साथ वहां आता है। पीयूष पुलिस को छबीली को लेके जाने बोलता है। 2 लेडी कांस्टेबल आके छबीली को लेके जाने लगती हैं। पर छबीली रुके आर्या को देख, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, आर्या मैं वापस आऊंगी। उसकी बात सुन आर्या ओमकार का हाथ कसकर पकड़ लेती है। वही उन 2 लेडी कांस्टेबल में से एक छबीली को थप्पड़ मार लेके चली जाती हैं। छबीली के जाने के बाद ओमकार आर्या को देखता है, जो अभी घबराई हुई लग रही थी। लक्ष्मी जी राहत की सांस लेके, ओमकार तुम आर्या को कमरे में लेके जाओ और कुछ देर आराम करने दो, उसे बच्ची डरी हुई लग रही है। उनकी बात सुन ओमकार आर्या को कमरे में लेके जाता है। ओमकार आर्या को कमरे में लाके बेड पर बैठा देता है। आर्या ने डर के वजह से अभी उसका हाथ पकड़ रखा था। ओमकार उसे अपना हाथ छुड़ा लेता है, तो आर्या जल्दी से उसकी शर्ट पकड़ लेती है। ओमकार उसका चेहरा अपने हाथों में थाम प्यार से, आर्या अब डरने की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक है। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ओमकार के सवाल पर आर्या उसके सीने से लग जाती है। तो ओमकार भी उसके पीठ पर अपने हाथ रख देता है। ओमकार आर्या को अपनी बाहों में लेके ही बेड पर लेट जाता है। आर्या भी उसे पूरी तरह कड़ल कर लेती है। आर्या का सिर ओमकार के सीने पर हाथ, जिसे उसकी गर्म सांसें ओमकार को अपने सीने पर महसूस हो रही थी, जिस वजह से ओमकार को फीलिंग होने लगती है। वो अब धीरे धीरे आर्या के पीठ को सहलाने लगता है। ओमकार धीरे धीरे से झुके अपना सिर आर्या के गर्दन में छुपा लेता है। अब ओमकार की सांसें आर्या को अपने गर्दन पर महसूस होने लगती हैं। ओमकार आर्या के गर्दन पर अपने होंठ रख उसे चूमने लगता है। ओमकार के ऐसा करते ही आर्या और मजबूती से उसके शर्ट को पकड़ लेती है। ओमकार आर्या के गर्दन को चूमते हुए उस बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर होके उसकी गर्दन को चूमने लगता है। ओमकार के होठों की छुवन से आर्या सिहर रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और मजबूती से ओमकार के शर्ट को पकड़ लिया। ओमकार आर्या के गर्दन से होके उसके गाल पर आके चूमने लगा। फिर धीरे से ओमकार ने अपने होठों को आर्या के मुलायम होठों पर रख दिया। ओमकार लगभग 5 मिनट के किस के बाद आर्या से अलग हुआ और उसे देखने लगा। आर्या का चेहरा लाल और आंखें बंद थी। ओमकार ने उसके माथे को चूमा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। ओमकार को आगे ना बढ़ता देख आर्या ने अपनी आंखें खोली और धीमे से बोली, क्या हुआ? ओमकार मुस्कुरा के, अभी सही समय नहीं है। इतना बोल वो उसका सिर सहलाने लगा। कुछ देर में आर्या को नींद आ जाती है। ओमकार जब देखता है आर्या सो गई है, तो उसे अच्छे से सुलाकर कमरे से बाहर आ जाता है। ओमकार नीचे सबके पास आता है, तो देखता है शैलेंद्र जी भी आगे थे। ओमकार वही सबके पास बैठ जाता है। ओमकार को देख लक्ष्मी जी, आर्या कैसी है बेटा? ओमकार, ठीक है दादी। सो रही हैं? उसके जवाब पर सब सिर हिला देते हैं। कुछ देर में डिनर का वक्त हो जाता है, तो पायल आर्या को उठा के लेके आती हैं। सब डिनर कर रहे थे, तभी आर्या सबको देख पूछती है, बुआ दादी। उसकी बात पर साधना जी, उन्हें खाना खिला सुला दिया है। आर्या सिर हिला खाना खाने लगती है। डिनर के बाद आर्या और पायल किचन में थी। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी। तभी पायल को पीठ पर कुछ लगत है, तो वो पीछे पलट के देखती है, तो पीयूष खड़ होके उसे कागज मार रहा था। पायल उसे इशारे से पूछती है, क्या हुआ? तो पीयूष इशारे से उसे अपने पास बुलाता है। पायल मना कर देती है, तो पीयूष मासूम सा चेहरा बना लेता है। तो पायल उसे आंखें दिखा देती है। वही आर्या आराम से खड़े होके उनकी हरकत देख रही थी और ये दोनों अपने में ही लगे हुए थे। तभी अचानक पायल अपना सिर घुमाकर देखती है, तो आर्या मुस्कुरा के उन दोनों को ही देख रही थी।
उसे खुद को ऐसे देखते पाकर पायल झेप जाती है। वही पीयूष जाने लगता है तो आर्या उसे रोकते हुए, अरे जीजा जी अकेले जाएंगे। उसकी बात सुन पीयूष उसे देखने लगता है तो आर्या बोलती है, आप यहाँ हमारी बहन को लेने आए ठगा और बिना उसे लिए जा रहे हैं। इतना बोल वो हंसने लगती है तो वही पीयूष और पायल झेप जाते हैं। आर्या पायल से, दी आप जाए वैसे भी काम हो गया है। इतना बोल वो पायल के कान के पास जाके धीमे से, लगत है आप हमें जल्दी मासी बनाने वाली है। इतना बोल वो मुस्कुरा देती है। वही शर्म के वजह से पायल का चेहरा लाल हो जाता है और वो आर्या को आंखें दिखा घूरने लगती है, जिसे आर्या की हंसी छुट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती हैं। वही दरवाजे पर खड़ पीयूष उन दोनों को कंफ्यूज होके देख रहा था। यहाँ आर्या पायल को चिढ़ने हंसे जा रही थी। तभी पायल की नजर आर्या के गले पर बने निशान पर जाती है। पायल आर्या के पास आके, हमारा तो पता नहीं पर लगता है आप हमें जल्दी ही चाची बनाने वाली है। इतना बोल उसके गले पर हिकी के निशान के तरफ इशारा कर देती है। आर्या अपने गले को छू के देखती है और तभी उसे ओमकार और उसके बीच कुछ देर पहले हुआ पल याद जाता है, जिसे अब शर्माने की बारी आर्या की थी। वही आर्या का चेहरा लाल होता देख पायल मुस्कुराने लगती है। तभी एक नौकर आके बोलता है, बड़ी बहू ओमकार मालिक आपको कमरे में बुला रहे हैं। उसकी बात सुन पायल अपने मुंह पर हाथ रख जोर जोर से हंसने लगती है। वही आर्या हड़बड़ा जाती है। पीयूष को भी हंसी आ जाती है। आर्या जल्दी से वहां से भाग जाती है और उसे ऐसे भागते देख पीयूष और पायल फिर से हंसने लगते हैं। तभी पीयूष पायल को देखता है, जो हंसते हुए कितनी खूबसूरत लग रही थी। पीयूष जल्दी से उसके तरफ बढ़ जाता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है। पीयूष की इस हरकत पर पायल घबरा जाती है। वही पीयूष आराम से उसे लेके किचन से बाहर निकल जाता है। पायल पीयूष को बार बार उसे उतारने बोल रही थी, पर पीयूष नहीं मान रहा था। दोनों जैसे ही अपने कमरे के तरफ पहुंचने वाले होते हैं, तभी शैलेंद्र जी वहां आ जाते हैं। शैलेंद्र जी को देख पीयूष अपनी जगह जम जाता है। वही पायल भी घबरा जाती है। वही शैलेंद्र जी अपने सामने का सीन देख हैरान हो जाते हैं। पायल झट से पीयूष के गोद से उतर जाती है। पायल के उतरते ही पीयूष और शैलेंद्र जी सेंस में आते हैं और शैलेंद्र जी जल्दी से अपने कमरे घुस दरवाजा बंद कर लेते हैं। उन्हें ऐसे देख पायल अपने सर और हाथ दे मारती है और पीयूष को गघूर के देखती है। पीयूष उसे देख अपने बाल खुजाते हुए अपने दांत दिखा देता है। पायल उसे गुस्से से घूर आगे निकल जाती है तो पीयूष यहाँ वहां देख भागकर पायल के पास जाता है और इस बार उसे अपने कंधे पर उठा सीधा अपने कमरे के अंदर लेके जाता है। दूसरी तरफ आर्या अपने कमरे में आती है तो ओमकार सोफे पर बैठा हुआ था। आर्या घबराते हुए उसके सामने जाके, आपने हमें बुलाया? ओमकार उसे देख, हाँ चलो आओ शुरू करते हैं। उसकी बात सुन आर्या की आंखें बड़ी हो गई। वही ओमकार आगे बोलता है, ऐसे बीच में रोकोगी तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। वैसे तो मैं शाम को ही करने बोलने वाला था, पर इतना सब हो गया कि वो रह गया। तो अब शुरू करते हैं, तुम तैयार होकर लोगी ना? उसका सवाल और बातें सुन आर्या के दिमाग में कुछ और ही बातें चलने लगती हैं, तो वो धीमे से अपना सिर हिला देती हैं। ओमकार, ठीक लेके आओ और बैठो मेरे पास, यही करते हैं। उसकी बात सुन आर्या का गला चोक हो गया, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। ओमकार उसे देख, क्या हुआ? आर्या घबराते हुए, अभी करना जरूरी है। ओमकार, अभी नहीं करोगी तो कब करोगी? आर्या, कभी बाद में। ओमकार, कल एग्जाम है और तुम कभी बाद में करोगी तो पास कैसे होगी? ओमकार की बात सुन आर्या को कुछ समझ नहीं आया तो कंफ्यूज होके बोली, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ओमकार उसे देख, अरे और किस बारे में, कल तुम्हारा एग्जाम है तो पढ़ी की ही बात करूंगा ना। ओमकार की बात सुन आर्या हैरानी से, आप पढ़ी की बात कर रहे थे? ओमकार, हाँ। क्यों, तुम्हें क्या लगा? आर्या, वो मुझे लगा आप। इतना बोल वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसे ध्यान आया कि अभी वो क्या बोलने जा रही थी। ओमकार उसे चुप देख, तुम्हें क्या लगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ?
उसकी बात सुन आर्या के गाल लाल हो गए। और आर्या के लाल गाल देख ओमकार समझ गया कि आर्या क्या सोच रही थी। ओमकार शरारत से, तो ये सब चलता है तुम्हारे दिमाग में? उसकी बात सुन आर्या जल्दी से अपना सिर जोर जोर से ना में हिला देती है। उसे ऐसे देख ओमकार उसके पास आके, वैसे तुम चाहो तो हम वो भी कर सकते हैं। ये ओमकार आर्या के एकदम करीब आके बोलता है तो आर्या की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो ओमकार को धक्का मार भाग के वॉशरूम में घुस जाती हैं। उसे ऐसे देख ओमकार हंसने लगता है, फिर वॉशरूम के डोर पर नॉक करते हुए आर्या में मजाक कर रहा था, बाहर आ जाओ, पढ़ाई करनी है, कल से एग्जाम है। ओमकार की बात सुन आर्या अंदर से, आप सच कह रहे हैं ना? आप कुछ नहीं करेंगे ना? ओमकार मुस्कुरा के, आर्या मैं वादा करता हूँ तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ नहीं करूंगा। उसकी बात सुन आर्या दरवाजा खोल बाहर आ जाती है। कुछ देर ओमकार आर्या को पढ़ाता है, फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन आर्या एग्जाम देने जाती है और हमेशा की तरफ ओमकार ही आर्या को कॉलेज छोड़ने और लेने जाता है। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। सब हंसी खुशी चल रहा था और सब शांति से हो रहा था, पर ये तो तूफान के आने की पहले की शांति थी। आज आर्या का लास्ट पेपर था। आर्या पेपर खत्म कर उर्मी के साथ बातें करते हुए कॉलेज से बाहर आती है। वो अभी खड़ी होके ओमकार का इंतजार कर ही रही थी कि एक वैन उसके पास आती है और दरवाजा खोल दो आदमी जिन्होंने कपड़े से अपना चेहरा कवर किया हुआ था, वो आर्या को जबरदस्ती वैन में खींच लेते हैं। उर्मी आर्या को बचाने के लिए एक आदमी को पकड़ लेती है, तो वो आदमी उर्मी को धक्का मार देता है, जिसे उर्मी सीधा जमीन पर गिर जाती है और वो वैन आर्या को लेके चली जाती है।